नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और चारों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें, बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मुझे लगा था कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अब मार्च तक के लिए चला गया तो खबरें कहां से आएंगी, राजनीति की खबरें, लेकिन राजनीति हमारे यहाँ रुकती है क्या? तो सबसे पहले सबसे मजेदार खबर सर, पहले आज शुरुआती पैसा वसूल खबर से है। आप खबर देखिए साहब, आपको मजा ना आए तो बताइएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो आप प्रोग्राम करते हैं पूरा प्रोग्राम ही पैसा वसूल है। उन्होंने कहा सौरभ जी को ये कहते हैं आप कि क्यों कहते हैं कि वो पैसा वसूल खबर? ये जो हम माइक लगाते हैं ना, ये माइक जो है काफी दूर से पकड़ लेता है, तो ऐसा नहीं है ये मेरे मुंह के नीचे लगा है तो ही मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनाई देगा। इनके माइक से भी सुनाई दे जाएगा, इनके माइक से भी सुनाई दे जाएगा। लेकिन नेता लोग कभी कभी भूल जाते हैं। हालांकि नेता लोग बड़े कॉन्शियस हैं आजकल कि कहां बोलना, क्या बोलना, किसके सामने बोलना। लेकिन एक ऐसी बात कही गई जो माइक पे तो नहीं थी लेकिन माइक ने पकड़ ली। अब वो बात आप देखिए क्या है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्लियामेंट में अपने सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल, कोई बात नहीं। अब इसमें वो क्या समझा रहे हैं, तो तस्वीरें वही वाली लीजिए, वो बयान वाली तस्वीरें, हाँ ये वाली जी, ये। अब इसमें इमरान मसूद नजर आए, मैं जो पहचाना मैं इमरान मसूद को, बाकी को मैं पहचान नहीं रहा, लेकिन बात क्या हो रही है वो आप देखना जरा। खड़गे साहब कहते हैं उसको घुसने मत देना, उसको घुसने मत देना। किसको? वो कहते हैं समझे किसको? हैदराबाद वाले को, उसको घुसने मत देना। इमरान मसूद से कह रहे हैं ये यूपी से हैं क्योंकि, तो यूपी में मत घुसने देना हैदराबाद वाले को, मतलब ओवैसी को। वो आएगा, उसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि नेशनल पार्टी नहीं है, हमको खत्म कर देगा। इतना डर मुस्लिम वोट का और ओवैसी जी से। ये तो ओवैसी जी की सबसे बड़ी तारीफ होगी, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। फिर बोलते हैं तुमको मालूम है हैदराबाद की सबसे मशहूर चीज क्या है? बोलते हैं शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। शेरवानी बिरयानी ठीक है, परेशानी मत ले आना अपने यहां, ये अगर आ गया तो हमको खत्म कर देगा। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की आहट से देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का डर आप देखिए। और फिर उसके साथ ये बात जो होती थी, सभी लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस का सर्वाइवल मुस्लिम वोट पर टिका हुआ है। अब खड़गे साहब क्या उस बयान को जो है बिल्कुल, मतलब इस बात को, इस दलील को वो पुख्ता नहीं कर रहे हैं? क्या मुहर नहीं लगा रहे हैं इस बात पर? ओवैसी आएंगे तो क्या ले जाएंगे? मुसलमान का ही वोट ले जाएंगे ना। बिहार में ले गए तो कह रहे हैं यूपी में मत आने देना, हम ही को खाएगा। सुनिए। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। तो सुना आपने, कह रहे इसको आगे मत देना। एक बार और सुना दीजिए क्योंकि आवाज धीमी धीमी आ रही है, लेकिन सही जो आपको लिखा है स्क्रीन पर बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए साहब। खड़गे साहब यूपी में ओवैसी साहब का डर दिखा रहे हैं अपने लोगों को कि इसको मत आने देना। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। शेरवानी पहनो, बिरयानी खाओ, हैदराबाद की परेशानी मत लाओ, ये कह रहे हैं खड़गे साहब। मतलब ओवैसी इतने रेलेवेंट तो हो गए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि इसको घुसने मत देना। और इसके साथ यूपी की तासीर समझिए आप कि यूपी में ये भी कहते थे कि अखिलेश यादव की मजबूरी क्या है कांग्रेस को साथ रखने की, तो मजबूरी बता रहे हैं वो मुस्लिम वोट, यही मजबूरी है। लेकिन मैं हैरान भी हुआ उनकी इस बात से कि मतलब चुनाव भी अभी थोड़ा दूर है, वो अभी से आगाह कर रहे हैं। और किसी बड़ी पार्टी ने अभी तक, ऑपोजिशन की किसी बड़ी पार्टी ने ओवैसी से अलायंस नहीं किया, कहीं भी। बिहार में किसी ने अलायंस नहीं किया, वो बंगाल में पार्टनर तलाश कर रहे हैं, वो असम में पार्टनर तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ कभी नहीं जाती है। तेजस्वी यादव ने भी साफ मना कर दिया था, वो लोकल इलेक्शन में भी कोई पार्टी उनको छूती नहीं है। सबको यही डर है, एक बार अगर इससे हाथ मिला लिया, मतलब एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया, तो फिर ये आप ही का वोट लेकर के जाएगा। अब क्या समझे आप खड़गे साहब की बात से? आप हैरान हुए क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मैं हैरान तो इस वजह से हूं कि खड़गे साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये रणनीति होती है। मतलब मेरी हैरानी जरा दूसरी है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भाई कोई कमरे में दरवाजा लगा है उसको बंद कर लेना है, चिटकनी चढ़ा देना है, ताला लगा लेना है, राजनीति है।
और अगर कांग्रेस का मुखिया, ठीक है अभी विजय जी टोंक देंगे कि मुखिया राहुल जी हैं, आप क्यों गलत बोलते हैं, लेकिन मैं तो जो तथ्य है उसकी बात करूं, तथ्य में वो अध्यक्ष है। अगर उसकी ये स्थिति है कि वो कह रहा है फलाना को मत आने देना, इसका मतलब डर लग रहा है। और जरा ये भी सोचिए, वो कह रहे हैं कि वो तो खत्म हो जाएगा, हमको भी खत्म कर देगा। तो फिर मैंने सोचा कि याद करूं क्या है, तो याद आया 2 विधायक हैं इनके, कुल 2 विधायक हैं कांग्रेस के, यूपी में। कांग्रेस के 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा फरिंदा वाला, और रामपुर खास से प्रमोद जी की बिटिया मोना यानी आराधना, ये 2 विधायक हैं इनके। कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी अभी बची हुई है, अभी बड़ी पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश में पार्टी का कोई आधार नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, नेता नहीं है, और है तो वो किनारे पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सेंटिमेंट के तौर पर मुसलमान राहुल जी के पीछे खड़ा था, अब उनको वो डरा रहा है ओवैसी आएगा तो मुसलमान उसके पीछे पीछे चला जाएगा, और अगर मुसलमान चला गया तो जो 2 विधायक हैं संकट खड़ा। आप 2 पे आ रहे हैं ज्यादा, सवाल वो वोट का है। वोट का नहीं है भाई। आप राज्य में अगर एक को विधायक न रहे, मान लीजिए कुछ वोट पा ही जाए तो, और ओवैसी जी आके 5 विधायक जुटा ले गए मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नंबर्स होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समझिए ना इसको, ओवैसी इनसे ज्यादा ना ले जाएं। भाई ओवैसी अगर 5-6 विधायक सीमांचल में जीत गया तो हो गए ना उसके विधायक। आप बताते रहिए कि हमारा वोट इनके किए से क्या होगा? ओवैसी को जहां लड़ना है वो लड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि ये हास्यास्पद है। अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बात कर रहा है, इसका मतलब उनको, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति नहीं पता, इतने बड़े आदमी ही इतने लंबे समय राजनीति। दोनों बातें कंफर्म हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बातें कंफर्म हो गई। ये ओवैसी से डर लगता है, ठीक से, बड़ी पार्टियों को भी, और दूसरा मुस्लिम वोट के सहारे ही चल रहा है मामला। देखिए, सवाल सिर्फ नंबर का नहीं है कि 2 सीटें और हैं वो चली जाएंगी। सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि एक बार यदि सेंध लग जाता है उत्तर प्रदेश में ओवैसी का, तो फिर आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी निपट जाएगी बढ़िया तरीके से, और कांग्रेस पार्टी तो पहले से निपटी हुई है। आज जो समाजवादी पार्टी के पास जो आज इतने सांसद हैं या आज इतने विधायक हैं, वो सिर्फ इस कारण है कि जो मायावती के पास जो वोट शिफ्ट करता था मुसलमानों का, वो एक तरफा मायावती से हट कर करके और वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा के अंदर भी इतनी ज्यादा सीटें आई और लोकसभा के अंदर भी ज्यादा सीटें आई। मैं जो हिंदू समाज के अंदर जो सोशल कोएलिशन है, मैं उसकी भी दाद देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा सोशल कोएलिशन किया और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मुस्लिम वोट एक दफा यदि छिटक करके खड़ा हो जाता है ओवैसी के साथ, तो सिर्फ यही नुकसान थोड़े उठाएगा, ये कांग्रेस पार्टी को हर जगह नुकसान उठाएगा। और कांग्रेस पार्टी का एक जो बहुत बड़ा जो रिवाइवल के लिए जो सोच रहा है कांग्रेस पार्टी के, हम मुसलमानों के बल पर जो है दलितों को लेकर के हम साध करके हम फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अब आप देखिए, यहां ओवैसी साहब की बात चली तो मुझे एक तस्वीर दिखाई दी, वो तस्वीर आप देखिएगा। इस तस्वीर में बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत प्रॉब्लम है इस तस्वीर के अंदर, आपको मैं दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। टीपू सुल्तान की एंट्री कहां से होती है और एआईएम कहां से जुड़ती है, ये समझिए आप। शिवसेना, शिंदे गुट और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका बड़ा विरोध भी किया है। हुआ यह है कि मालेगांव नगर निगम की नवनियुक्त उप महापौर, डिप्टी मेयर निहाल अहमद, इन्होंने अपने केबिन में, अपने दफ्तर में पीछे टीपू सुल्तान की फोटो लगाई, वो आपको दिख रही है। ये समाजवादी पार्टी से हैं, डिप्टी मेयर हैं मालेगांव में, और इन्होंने पीछे लगाई किसकी फोटो? टीपू सुल्तान की। फोटो किसकी लगती है सरकारी दफ्तरों में? गांधी जी की फोटो लगा लेता है कोई जो है बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा लेता है, बीजेपी वाले होंगे तो वो मोदी जी की, राष्ट्रपति की फोटो भी लगा लेते होंगे। इन्होंने लगाई टीपू सुल्तान की फोटो, और ऐसा करते ही शिवसेना, शिंदे गुट और बाकी और हिंदू संगठन बड़े आक्रामक हो गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान की फोटो जो है ये यहां से हटनी चाहिए। अब ये बात है हीरोज की। आप फोटो किसकी लगाते हो? जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो, या इसको अपना नायक या हीरो मानते हो? तो टीपू सुल्तान समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर का नायक है। और टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान की 2 पहचान है। हमारे देश में विवाद है टीपू सुल्तान को लेकर। विवाद यह है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो फ्रीडम फाइटर था, या टीपू सुल्तान एक कट्टर इस्लामिस्ट था जिसने हिंदुओं को मारा।
दोनों बातें होती है ना सर टीपू सुल्तान के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। टीपू सुल्तान की फोटो पीछे लगना समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर के, ये ठीक है या गलत? कर्नाटका में बहुत उसको लेकर बवाल टिप्पू सुल्तान को लंबे वहाँ समय हर साल तक होता है, चला है। टिप्पू वहाँ हर जयंती साल पे। कर्नाटका में हर साल होता है इस बात को लेकर। और मालेगांव का राजनीतिक समीकरण बड़ा दिलचस्प बना हुआ। इस्लाम पार्टी जीती, ओवैसी की पार्टी 21 सीट जीती, शिवसेना जीती, और मेयर के लिए समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से समर्थन दिया, इस्लाम पार्टी के साथ मिलकर वहाँ पर उनका मेयर बनाया, फिर अपना उप मेयर बनाया वहाँ पर। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा, अब ये बात जब सार्वजनिक आ गई है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये सार्वजनिक कहता है, इस तरीके से बयान देता है, तो अगर नैतिक साहस राहुल गांधी और सोनिया गांधी में है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा होना चाहिए कि वो पार्टी को इतना हल्का और इतना छोटा मानते हैं, ओवैसी को इतना बड़ा नेता मानते हैं। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से साफ हो रही है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को मानता है कि उनकी पार्टी की सारी राजनीति मुसलमान वोटों पर टिकी है। अगर मुस्लिम वोट करेंगे तो पार्टी बची रहेगी, अगर मुसलमान वोट नहीं करेंगे, टूटता है, तो पार्टी खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष यही है ना, यही निकला है। और यही निष्कर्ष के कारण अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने आप को जब कहते हैं कि मुझे आप रेवंतुद्दीन कह दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मुसलमानों के लिए इतना कर रहा हूं, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी मुसलमानों की लगातार बात कर रहे हैं, यह बता रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह संदेश दे दिया है कि अब रेवंत रेड्डी की उस दिन बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे रेवंतुद्दीन कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 4% आरक्षण पक्का करा दूंगा मुसलमान। उन वहां तो वो तो ओवैसी से लड़ते हैं वहां पे, वो समझ में आता है मुझे। तेलंगाना की लड़ाई तो समझ में आ रही है, ये बात यूपी की कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हो। अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम हुआ है, देखिए, अगर बीएमसी में अगर देखेंगे तो कांग्रेस 24 सीटों पे जीती है, लेकिन 12 सीटें ओवैसी ने हरवा दी। ओवैसी 8 सीटें जीता है, लेकिन 12 सीटें कांग्रेस को बीएमसी में हरवा दी है। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन सपकाल, उनका यह बयान आया है कि ओवैसी के कारण हम बॉम्बे में निपट गए। हो सकता है उसी तो वजह से कह रहे हो, बॉम्बे के लेकिन कारण मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे वही बात बोल रहे हैं, और अब ये कांग्रेस की पूरी पार्टी बन चुकी है। सर मैं एक कमेंट जरा टीपू सुल्तान में सर का लेना चाह रहा था, फिर आता हूं आप। सर ये बताइए, वो टीपू सुल्तान वाली फोटो ले लीजिए, मुझे बताइए सर, क्लियर कीजिए, आज टीपू सुल्तान हीरो है भारत का या विलेन है? देखिए, टीपू सुल्तान तो हिंदुओं के लिए तो कम से कम विलेन ही है। इतना उसने ब्राह्मणों का वहाँ पर नरसंहार करवाया, जनेऊ तोला गया, और उसके लिए कहा तो यही जाता है, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए अलग से बात की जानी चाहिए। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी यदि ऐसे लोगों को लेकर के आती है तो क्यों लेकर के आती है? क्योंकि मालेगांव का सीट को आप देखिए कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। वो इस्लाम पार्टी जीती ना वहां, मेयर शायद इस्लाम पार्टी का इस्लाम पार्टी का तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो मुसलमानों को पोलराइज करना है, वो अपने आइकन्स किसको चुनते हैं? उन्हीं को चुनते हैं जो हिंदुओं को। कल बाबरी मस्जिद पर बात कर रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम टीपू सुल्तान ने किया, ये हिस्ट्री का फैक्ट है, ये हिस्ट्री का फैक्ट है। ये हिस्ट्री का फैक्ट है, इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ओरल नैरेटिव से कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं है, ओरल नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, ये रिटन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसके बावजूद भी यदि आप ऐसे करते हैं तो समाजवादी पार्टी जानती है कि ऐसे तत्वों को हम बढ़ाएंगे तो मुस्लिम हमारा पोलराइज करेंगे। एक खबर मुंबई से आ रही है विजय जी, मुंबई के मुलुंड में एक हादसा हुआ है, मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया है। अक्सर ऐसे हादसे बड़े हादसे बन जाते हैं, और मेट्रो पिलर की चपेट में आकर कई गाड़ियां जो हैं वो दब गई हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुलुंड का इलाका है मुंबई का, यहां मेट्रो पिलर गिर गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर एक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो का एक पिलर गिर गया, कि पिलर का हिस्सा बता रहे हैं कि गिर गया, और उसकी चपेट में कई लोग आ गए, कई लोग घायल अभी इस वक्त बताए जा रहे हैं। गाड़ियां भी काफी डैमेज हुई हैं उससे, यूं ही बताया जा रहा है। मुझे तो एक तस्वीर याद आ गई, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बनारस में ही शायद ऐसा काम हुआ, वो फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया था और गाड़ी में दबे लोग कई जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी तस्वीरें आती हैं तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। मेट्रो पिलर की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। तस्वीरें दीजिए जरा, देखें इस मुंबई के इस हादसे के बारे में। जबकि मुंबई में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मुंबई में इतना ट्रैफिक रहता है तो रात के समय वहाँ काम किया जाए जब ट्रैफिक कम होता है। दिन में तो इतना ज्यादा ट्रैफिक की काम करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है मुंबई के लिए कि भाई दिन में लोगों को तकलीफ ना हो, काम करने में तकलीफ ना हो, तो आप रात के समय 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक वहाँ ये काम कीजिए। अभी दिन में काम हो रहा था या रात को काम हो रहा था और फिर वो दिन में गिर गया। तो सर चलता ही रहता है, तो हमारे यहाँ तो हर वक्त ही काम चलता है, लेकिन ये क्योंकि पिलर का गिरना बहुत बड़ी बात है। पिलर इतना टनों टन वजन होता है,
और अगर उसकी कभी कोई चपेट में आ जाए। दिल्ली में जब मेट्रो का काम अब तो काफ़ी जगह लगभग पूरा हो गया, अब तो एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन जब प्रॉपर दिल्ली के अंदर काम चल रहा था तो 1-2 बार ऐसे हादसे हुए हैं, मजदूर वगैरह चपेट में आए हैं। यहाँ देखना होगा, लेकिन गाड़ियाँ सबसे बेहतर तरीके से काम हुआ है, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में। हाँ, हिंदुस्तान की गाड़ियाँ आने का मतलब ये है कि ट्रैफिक ऑन था। नहीं, वो जरूरी थोड़ी कि काम हो रहा हो सकता है रात को काम हुआ और किसी वजह से वो पिलर गिर गया हो। पिलर को तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे ना कि दिन में नहीं गिरना, और गाड़ियाँ तो चलती रहती। मुंबई तो 24 घंटे चलने वाला शहर है, दिन और रात। वैसे भी किस वजह से हुआ, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, बन रहा था अधूरा रह गया था, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस पर मतलब इमीडिएट रिएक्शन देने की मेरे को ऐसी माइक पर थोड़ी डिटेल इसकी आ जाए, चाहिए। तो इसमें और तस्वीरें और डिटेल आती है तो फिर हम दोबारा इस खबर का रुख कर सकते हैं। तब तक जो मैं आपको खबरें बता रहा था, सर, इस जो मैंने अभी 2 बातें हुई, खड़गे जी का स्टेटमेंट और वो मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। खड़गे ओवैसी साहब का डर है कांग्रेस को, ये तो ठीक है, ओवैसी साहब का डर दिखाई दे रहा है। जो उनका परफॉर्मेंस रही है, भले ही कम रही हो ज़्यादा रही हो, लेकिन वो नुकसान भी करते रहे, ये सब तो बात ठीक है। लेकिन एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो खड़गे साहब की बातचीत है वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है, ऑफ द रिकॉर्ड है ना। अब उस पर हमें, और ऐसी बातचीत को स्ट्रेटेजी कहना, अपने लोगों के साथ बात करने को कैसे चर्चा करना, लेकिन ये तो ठीक ही बात है। मतलब इसका मैं पॉलिटिकल हिस्से पर जाना चाहता हूँ, उस पर नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस को डर है और जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है, तेजस्वी जी भी थे, जिनको ओवैसी का डर लग रहा है और ओवैसी मुस्लिम वोट के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ये सच बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे। इमरान मसूद के साथ ऐसे बात कर रहे हैं तो ठीक है उस बातचीत का, लेकिन कांग्रेस को बड़ा डर है और ओवैसी लगातार ताकत बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब बिहार में नहीं उतनी बड़ी होगी, महाराष्ट्र में नहीं बड़ी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब उनके पास एक मौका है जहां पर उनको ताकत मिल सकती है। और कांग्रेस के पास भी मुस्लिम नेता हैं, इमरान मसूद अपने आप में पावरफुल लीडर है, इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर हैं। वो यही बात है ना, मुस्लिम सांसद से ही बात सांसद, हाँ, इसीलिए तो वो बात कर रहे होंगे उसको। तो लगातार चिंता हो रही है। और अब चुनाव आने हैं, हालांकि 2 MLA की बात करें, उसके बाद 6 MP भी कांग्रेस के हो गए 2024 में, ये भी याद रखिए आप। तो ऐसा नहीं है कि 2022 से आगे आ गए 2024। ये तो मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई यूपी की, मैं आपको हिंदू पॉलिटिक्स बता देता हूं। सर, प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान को बना दे जी, मैं कह रहा हूँ किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बना दे, कांग्रेस इतनी चिंता। अब वो तो आपकी सलाह मानेंगे तो कर लेंगे वो। टीपू सुल्तान पे कुछ नहीं, मैं टीपू सुल्तान पे ये कह रहा हूँ कि टीपू सुल्तान दोनों तरह से देखा जाता है, एक देशभक्त के तौर पे भी, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई के लिए भी, और जो हिंदुओं की हत्या का मामला है, दोनों मामले चलते हैं, दोनों लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं। इसलिए, और कर्नाटक में और खासतौर से दक्षिण भारत में उसकी बड़ी हीरोइक इमेज भी है और विलन वाली इमेज भी है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक उनको विलन डिक्लेयर नहीं किया, अच्छा, आज की तारीख तक। तो भारत सरकार के रजिस्टर में वो अभी तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले शासक के तौर पे है। अब ठीक है, अब ये बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर सर आगे बढ़ते हैं, पूरे विजय जी थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है हमें दूसरे मैं तो केवल फैक्ट्स की बात की, पूरे नरेशन की बात नहीं की कुछ। पूरे दक्षिण भारत में उसे नहीं माना जाता है, कर्नाटक के एक रीजन में उसको मानते हैं। अच्छा, चलें सर, इससे आगे मैं बढ़ रहा हूं क्योंकि और बहुत खबरें हैं। देखिए, टीपू सुल्तान को भारत में, मतलब कम से कम उत्तर भारत में लोग कब जाने थे, जब टीपू सुल्तान पे सीरियल बना था। जैसे रामायण महाभारत के सीरियल पॉपुलर हुए थे ना, टीपू सुल्तान पे, मैं उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन टीपू सुल्तान पे भी एक सीरियल बनाया था, उनका नाम था कौन से खान, फिरोज खान के भाई संजय खान ने उसमें एक्टिंग भी की थी, वही टीपू सुल्तान, और वो सीरियल बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो वो जो जनरेशन बड़ी हो रही थी, हम लोग तो उस समय टीपू सुल्तान को हम हीरो ही देखते थे कि तो अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये बातें जो ये बता रहे हैं, ये बातें तो बाद में पता चली लोगों कि भाई ये तो एरिया में, विजय माल्या मैंगलोर एरिया में को लंदन से जब हुई थी, अगर कोई हिंदुओं का हत्यारा भी है और उसने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी हो, तो फिर नायक तो नहीं कहना चाहिए उसको। ये मेरी राय, ये निजी टिप्पणी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राय की बात ही नहीं है, मैंने केवल सरकार का रुख बताया, दोनों फैक्ट है, वो आपकी बात की है। शंकराचार्य जी के मुद्दे पर विवाद, अब मैंने शंकराचार्य जी कह दिया, इस पे भी विवाद होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर विवाद। अभी मुक्तेश्वरानंद जी माघ मेले में प्रयागराज में नहीं स्नान किए, वहां उनको प्रशासन ने नोटिस दिया, उनके बटुकों के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप भी लगाया। उनसे ये कहा गया कि आपको शंकराचार्य नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस सब पर योगी आदित्यनाथ ने कभी नाम लेके कुछ नहीं कहा था। हालांकि एक बार उन्होंने कालनेमी शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी नाम नहीं लिया था कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कह रहा हूं। कल उन्होंने यूपी असेंबली में कहा कि हर कोई नाम के पीछे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, हर कोई शंकराचार्य नहीं लगा सकता और हर किसी को मर्यादा में रहना पड़ेगा। अब जिस रास्ते से लाखों लोग निकल रहे हैं,
4-5 करोड़ लोग वहां स्नान कर रहे थे, बता रहे हैं उस रोज। जो बाहर एग्जिट का रास्ता है, आप कह रहे हैं मैं पालकी लेके वहीं से अंदर जाऊंगा, एंट्री करूंगा, भगदड़ हो जाती, स्टैम्पीड में लोग मर जाते, कौन जिम्मेदार होता? तो ये उनका पहला ओपन स्टेटमेंट है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, उसको आप सुनिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। अब एक बात जरा थॉट होल्ड कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा? अगर आप शंकराचार्य मानते हैं, सपा वालों के सामने इधर उंगली करके बोला, आप शंकराचार्य मानते हैं तो लाठियां क्यों चलाई थी इनके ऊपर? ये हुआ था बनारस में, इन्हीं के साथ हुआ था। अब अखिलेश यादव जी आए सीन में, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मांग रहे हो शंकराचार्य से, आप अपने योगी होने का सर्टिफिकेट दो पहले। मणिकंका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा? बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? अखिलेश जी आ गए कि ट्रेनिंग कहां से ली, सर्टिफिकेट पहले आप दिखाइए योगी होने का, हर कोई योगी नहीं लिख सकता। अब जिस व्यक्ति के बारे में सारी बात थी, अंत में उसकी बात सुन लीजिए आप, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। उनका जवाब भी आ गया। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जो योगी का समर्थन करेगा क्या वही शंकराचार्य होगा, और एक योगी शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगेगा? जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? अब साहब तीनों की बात आपने सुन लिया, अब आप बताएं साहब, कौन किसको सर्टिफिकेट देगा? कौन शंकराचार्य, कौन योगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदू धर्म की व्यवस्था में कोई किसी को न तो शंकराचार्य बना सकता है, न कोई किसी को योगी बना सकता है। योगी आदित्यनाथ का भी अपना मठ है, वो बड़ी एक सशक्त परंपरा है नाथ संप्रदाय की। उस परंपरा को महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी उसको आगे बढ़ाते हैं, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बाकायदा दंडी स्वामी बने, बाकायदा जितनी स्वरूपानंद जी महाराज के साथ वो रहे और उसके बाद वो शंकराचार्य की गद्दी पर रहे। विवाद है उसमें, स्वामी स्वरूपानंद जी और स्वामी वासुदेवानंद जी के बीच में बद्रिकाश्रम को लेकर विवाद था, लेकिन पीठ उनके पास रही। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत खराब स्थिति है, अप्रिय स्थिति है कि शंकराचार्य कौन होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हो। और मैं तो कम से कम अपने को इतना योग्य नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके नाम के आगे शंकराचार्य लगा हुआ है तो मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं। किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए,
कई बार स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ऐसा कार्य करते हैं जिससे लगता है कि वो राजनीतिक ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा ये अच्छा नहीं। और जो दूसरे शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कभी खारिज नहीं किया है। आप कह रहे हैं ना इनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठे और ना योगी जी के ना योगी जी पे सवाल उठे, क्योंकि सब अपनी परंपरा से। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्वामी आपका बयान ना आस्था वाला बयान लगा। आस्था वाला नहीं है ये। आप इसको आपको चिंता हो रही है कि हिंदू हिंदू लड़ रहा है। नहीं, हिंदू हिंदू लड़ाई ये तो चिंता मेरी रहेगी ही, लेकिन मैं तो दूसरी चिंता कर रहा हूं। फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं बचा पाएंगे ना। फिर कोई भी खड़ा होकर किसी भी चीज पर सवाल खड़ा करेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका भी जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। आप इसको समझिए जरा। ठीक है, हाँ, बोलिए। ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने अभी कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि शंकराचार्य वो है जो सनातन के लिए कार्य करता है। तो शंकराचार्य अतीक अहमद के लिए सवाल तो नहीं खड़ा करेगा ना। शंकराचार्य सनातन का शंकराचार्य तो ये तो नहीं करेगा कि 370 खत्म कर दिया, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। ये बात तो भारत का शंकराचार्य, हिंदू समाज का शंकराचार्य नहीं करेगा। शंकराचार्य किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात तो नहीं करेगा ना। ये मुश्किल खड़ा करता है इनके लिए। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी विवाद हुआ वहां पर, शंकराचार्य एक संत तो एक निर्मल हृदय होता है ना। संत यदि उसमें इतना ईगो हो कि वो 4 कदम खड़ा होकर के माँ गंगा में स्नान करने के लिए नहीं उतर सकता है, उसकी पालकी वहीं तक जाए, बाकी और शंकराचार्य थे। अब सर ये तो अलग बहस हो नहीं, गई। देखिए, आपको उनका आचरण जो है वो उतना मर्यादित नहीं लगता, लेकिन ये इससे तय नहीं होगा ना कि शंकराचार्य है या नहीं है। ये इस पर तो बात है ना कि और ठीक है, ऐसे ये योगी जी के पे भी लागू है। देखिए, वो सीएम हो गए तो वो योगी नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ एक पीठ के प्रमुख हैं, इस पर तो कोई विवाद नहीं है। हाँ। लेकिन जहां के ये शंकराचार्य हैं वो तो विवादित है। सर आपका क्या टेक है इस पे? अच्छा, वो ये बात योगी जी ने एक बात ठीक बोली कि भाई इन्हीं पे लाठी चलाई थी सभा की सरकार में। देखिए, मुझे लगता है कि विवाद बहुत पहले खत्म होना चाहिए था और फिर ये विवाद शुरू हो गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई दो हिंदुत्व के दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह जितने जल्दी खत्म हो उतना हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की एक खूबसूरती है कि यहाँ कोई एक मठाधीश नहीं है, यहाँ कोई एक धर्मग्रंथ नहीं है, कोई एक धर्मगुरु नहीं है। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भी हिंदू है जो पूजा नहीं करता, वो भी हिंदू है जो पूजा नहीं करता, वो भी हिंदू है जो शाकाहारी है, और वो भी हिंदू जो तमाम तरह के मांस खाता है, वो भी हिंदू है। तो हिंदू धर्म में सब पूरी आजादी है। कोई किसी को प्रश्न लगाने किसी को कुछ भी बोलेगा तो नहीं, तो क्या है, हिंदू धर्म में आप किसी को पर उंगली नहीं उठा सकते। अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई आपत्ति है मुझे लगता है तो ये तय होगा, लेकिन हिंदू धर्म में कहा भी नहीं गया है। ठीक है, जैसा चल रहा चल लेने, एक बार इसको विवाद बढ़ा के मुझे लगता है ये हिंदू धर्म का आप ही कह रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक है होने दीजिए, तो फिर विवाद तो बढ़ेगा ही। अब दो बड़े लोग हैं सर, इन दोनों को जिम्मेदारी समझना चाहिए। शॉर्ट कमेंट सर, शंकराचार्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और योगी आदित्यनाथ भी बड़े नेता, उनको भी अपनी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के प्रति समझना चाहिए। मैं समझ रहा नहीं हूँ, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो ये केवल लोगों के लिए है क्या? ये तो संतों के लिए भी होगा ना। यदि शंकराचार्य और योगी बटेंगे तो फिर कौन कटेगा? मुद्दा वो नहीं है। शंकराचार्य के लिए तो कोई सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देना और शंकराचार्य जी को भी योगी जी के लिए सर्टिफिकेट नहीं देना, तो ये बेवजह की बात है। और ये कहना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि राजनीति जो है धर्म से चलनी चाहिए और धर्मगुरु राजनीति पर बोले तो आप कहते हैं ये कैसा राजनीति? चले सर, ठीक है। अब बहुत सारे इस विवाद का हल शंकराचार्य और योगी जी का नहीं निकल रहा तो यहाँ कैसे निकले? आपको खबर दिखाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें इसको लेकर विवाद हुआ कि अगड़ों के ऊपर जो है सारा बोझ डाल दिया गया कि यही भेदभाव करेंगे। उसको लोग आप सारी कंट्रोवर्सी जानते हैं। शुक्रवार को मतलब कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आर्ट फैकल्टी के गेट पर यूजीसी के नियमों के समर्थन करने के लिए कुछ छात्र जमा हुए और बताया जा रहा है कि इन छात्र संगठनों के बीच मारपीट तब शुरू हो गई जब लेफ्ट विंग के विरोध प्रदर्शन में ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगने लगे। कुछ यूट्यूबर्स वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ इनकी बहस हो गई। फिर वहां पर थोड़ा राइट विंग वाले छात्र भी पहुंच गए और हंगामा बढ़ता गया। पहले नारेबाजी, फिर गाली गलौज और उसके बाद धक्का मुक्की और फिर मारपीट। इसके बाद दोनों पक्ष जो है मॉरिस नगर थाने शिकायत करने के लिए पहुंचे। वहां भी नारेबाजी चलती रही। एक बार सुन लीजिए आप। यहां ये विवादित नारे भी लगे, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश।
तो ये शुरुआत मैंने आपको जैसे बताया, ये शुरुआत हुई यूजीसी के गाइडलाइंस के समर्थन में जो लोग आए उनके और कुछ यूट्यूबर्स के बीच मारपीट में, और क्योंकि इसमें महिला छात्र भी बड़ी संख्या में थी। तो मामला जो है ये हॉस्टल के गेट से फिर थाने पहुंच गया। यूट्यूबर्स और लेफ्ट विंग छात्रों का मामला था, फिर इसमें राइट विंग स्टूडेंट्स वो भी आ गए। और ये मामला जो है कैंपसेस में अभी भी चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि मामला खत्म हो गया। अलग अलग कैंपसेस से ऐसी तस्वीरें अभी भी आती रहती हैं। कहीं जो है अगड़ी जाति के छात्र जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, कहीं जो है पिछड़ी जाति के छात्र, और उसमें फिर बीच में अपना रोटी सेकने वाले लोग तो आ ही जाते हैं। अगर है किसी का बयान अगर है तो सुना दीजिए, पता लग जाएगा। एफआई लेफ्ट विंग की स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था यूजीसी रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, सरकार पे प्रेशर डालने के लिए। उस बीच में एक महिला पत्रकार उनके बीच में पहुंचती है जो कोइंसिडेंटली सवर्ण कास्ट की निकलती है। जब वो उनसे एक दो सवाल पूछती है तो उससे उसका नाम और उसकी कास्ट पूछी जाती है। द मोमेंट वो अपनी कास्ट बताती है, उस लड़की को भीड़ बोलती है बीच से, और एक प्रोफेसर उस लड़की को बोलते हैं कि सवर्ण मारो। भीड़ उस लड़की को घेर लेती है, उस लड़की की टी शर्ट ऊपर करती है, उस लड़की को घसीट के मारने की, पब्लिकली मोलेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ये बात सही है कि वहां यूट्यूबर्स पहुंचे थे और उनसे उनकी जाति पूछी गई। उसके बाद जो है ये, क्योंकि ये व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी थे, ये बात वो बता रहे हैं। वहां हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने बताया वहां पर कुछ नारेबाजी जो है आपत्तिजनक हुई भी। देश के गद्दारों को जो गोली मारने वाले नारे हैं वो भी वहां पर लगे हैं। तो ये सब कुछ डीयू कैंपस के अंदर जो है वो चल रहा है। मैं इसके साथ आपको अखिलेश यादव का एक बयान दिखा देता हूँ। अखिलेश यादव बैठे हुए थे तो उनसे राजनीति की बात हुई। वहाँ उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा, साहब ये यूपी में बड़ा ब्राह्मण बनाम ठाकुर चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या कहना है इसमें? ब्राह्मण बनाम ठाकुर यूपी में कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने पहले कहा कि तुम कौन हो। रिपोर्टर से पूछा तुम कौन हो, बोले, रिपोर्टर ने कहा ब्राह्मण है। तो तुम जीत जाओगे। फिर किसी ने पीछे से कहा, साहब लेकिन यहाँ बहुत सारे ठाकुर भी हैं। बोले हार जाएंगे, हमें क्या, हार जाएंगे। प्रेफरेंस क्लियर है अखिलेश जी की, सुनिए। देखिए ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से? तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। कई ठाकुर भी हैं तो हमें क्या लेन देन, हार गए। वो बात तो खत्म। तो ब्राह्मण हो तो जीत जाओगे और ठाकुर हो तो हार जाओगे, हमें क्या लेना देना। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई यूपी में ब्राह्मण की चलेगी, ब्राह्मण जीतेगा। ब्राह्मण सबको चाहिए भी। भाई मायावती जी की बात करूंगा, उनका भी ब्राह्मण प्रेम जो है चल रहा है। दोनों विषयों पे एक टिप्पणी आ जाए त्रिपाठी जी पहले आपकी। कैंपसेस में जो ये चल रहा है और यूट्यूबर उच्च जाति की निकली तो मारपीट भी हो गई और फिर नारे भी जो सुनने लगे वो भी आपने सुने। देखिए दुर्भाग्य से कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने इस जहर को कम करने की कोई कोशिश की हो। नरेंद्र मोदी की सरकार में यूजीसी का रेगुलेशन आया और कमाल की बात कि सरकार की तरफ से उस पर आज तक स्पष्टता नहीं आ पाई, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से स्पष्टता नहीं आ पाई कि उस कानून नियम की जरूरत क्या थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिलहाल स्टे लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग सरकारें, सुना कि मध्य प्रदेश में कोई पुराना नियम लगा के उसको लागू कर रहा है। और अब कैंपसेज जातिवादी दंगल बन गए हैं, अखाड़े शुरू हो गए वहां। अब ये तो भयावह था कि एक लड़की है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, यूट्यूबर है, और उसने जाकर जो यूजीसी के समर्थन में, उस कानून नियम के समर्थन में है लोग, वहां सवाल पूछा तो उसको यही थी करके, और उसके मतलब जो कुछ हुआ वो तो भयावह है ना, कि आप किसी को कपड़े खींचे, उसको खींचे और जाने क्या क्या बोले। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को भी, और कई बार ये भी लगता है ना कि राजनीतिक दलों को, उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा इस तरह की चीजें होंगी तो शायद उससे हमको लाभ मिलेगा। लेकिन अब ये कैंपसेज में जातिवादी जहर फैल रहा है। और देखिए अखिलेश जी ने जो किया वो बड़ा साफ है। उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ वो ठाकुर जाति से आते हैं, वो बार बार कहते भी हैं, वो योगी वाली छोड़ के उस पर बात करते हैं, और उनको लगता है कि चूंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में तो वो उनके साथ आए किसी तरह से। लेकिन एक और चल रहा है, ये दोनों चूंकि बहुत कंट्रास्ट हो गया ना, तो एक जन ने कहा कि फिर समय वही आ गया है कि ब्राह्मण ठाकुर बहुत लड़ गए। अब वो कहेंगे पंडित जी पांव लागी, वो कहेंगे बाबू साहब बना रहा। मैं एकदम देशज बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के भी समीकरण कि भाई जब आप झगड़े में जाएंगे तो जिसको जहां लगेगा वो साथ में खड़े हो जाएंगे।
तो ब्राह्मण ठाकुर समीकरण लड़ रहा है कि एक साथ हो रहा है, ये समझ पाना अभी थोड़ा कठिन है। एक भी हो सकता है। नहीं, मैं तो शब्द बता रहा हूं कि पंडित जी पांव लागी बाबू साहब बना रहा है, और ये लोग कह रहे हैं। अखिलेश जी ने प्रेफरेंस क्लियर कर दी है ब्राह्मण। उनको पता है कि वो ज्यादा है, तो इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा, मतलब एक कई बार बताया आपको कि अगर आप वर्णों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तो एक जाति, अगर सिंगल जाति देखेंगे तो ब्राह्मण। एक खबर मैं ले नहीं पाया कल, ये खबर कल अखबार में छपी हुई थी। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया है कि दान पर चलने वाला समाज एक्सप्लॉइटर कैसे हो गया। अरे सर, ये तो फिर बहुत सर, बड़ी ये बहस भी हो जाएगी, comment छोड़ बहुत दीजिए इसको। अलग तरीके एक खबर कल अखबार में छपी थी, अभी इन्होंने कहा ना ये जहर हर कोई बो रहा है। महाराष्ट्र की सौंदला ग्राम सभा ने खुद को किया जाति मुक्त। समझ रहे हैं बात को? महाराष्ट्र की सौंदला ग्राम सभा ने खुद को जाति मुक्त कर दिया है। इन्होंने, यह अहिल्यानगर जिले में है, छोटा सा गांव है। इन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे बच्चे अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएंगे, स्कूल के दाखिले में भी सरनेम नहीं लगेगा। पंचायत का फैसला है और कोई समाज के अंदर जो है अपना उपनाम नहीं लगाएगा। ये फैसला जन्म प्रमाण पत्र जब मिलता है तो उसमें जाति होती है नहीं, क्या? एक तो इस ग्राम सभा को तो बड़ी बधाई भाई, लेकिन जहां से हमारे प्रोफेसर साहब आते हैं, बिहार में तो पूरा आंदोलन चला था नाम हटाने का, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाकायदा वही लोग सबसे जातिवादी निकल गए। होना चाहिए ना, ये छोटी सी पहल है लेकिन अच्छी है। नहीं, अच्छी पहल कैसे होगी जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, नगर पंचायत वो जाति जाति चिल्लाएंगे, वो आरक्षण पर बहस करेंगी, वो 65 और 70% की बहस करेंगे। एक लाइन तो बोल लेने दीजिए। हाँ सर, मैंने कहा जब आप जातियों के आधार पर नियम और पॉलिसी बनाएंगे और फिर कहेंगे कि हम जाति विहीन समाज के निर्माण करेंगे, ये असंभव है। उतना ही असंभव है जैसा आप धर्म के आधार पर पॉलिसी बनाएंगे। प्रयास चलते रहने चाहिए, संभव नहीं है। प्रयास चलते ठीक है, उसकी प्रशंसा। मायावती जी की बात मैं करता हूं। अभी सुनील जी कह रहे थे मायावती जी काफी एक्टिव हो गई हैं, चुनाव आने वाला है देखकर। एक खबर बता रहा हूं आपको, दिल्ली में मायावती जी को एक और बंगला मिला, और बंगला है टाइप 8 बंगला। दिल्ली में लुटियंस जोन का सबसे बड़ा बंगला होता है, सबसे बड़ा बंगला, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता होगा वो बंगला है ना सर? गलत तो नहीं बोल रहा? बड़े से बड़े कैबिनेट मिनिस्टर को, सीसीएस में जो होते हैं उनको भी यही मिलता है, टाइप 8 इससे बड़े है ही नहीं। बोला अमित शाह जी को जो मिलेगा, निर्मला सीतारमण जी को जो मिला होगा, राष्ट्रपति भवन और राहुल जी को भी टाइप 8 मिला, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का घर छोड़ दे बाकी सब बड़े कंपनी। लेकिन ये बंगला क्यों मिला है? क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीएसपी नेशनल पार्टी है। लेकिन नेशनल पार्टी के अध्यक्ष की एंटाइटलमेंट टाइप 8 बंगले की नहीं होती, उसे टाइप 6 या टाइप 7 बंगला मिल सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी सरकार ने मायावती जी को टाइप 8 बंगला दिया है, सबसे बढ़िया बंगला दिया है, क्या खिचड़ी पक रही है? दोनों के बीच में औपचारिक गठबंधन नहीं है, लेकिन अंदर खाने साठ गांठ की बातें तो अक्सर होती रहती हैं। अब मायावती जी को मिला बंगला, क्या इसी का नतीजा है? इसलिए क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी पर तीखा हमला बोलने की बजाय मायावती जी जो हैं वो आकाश आनंद पर एक्शन ले लेती हैं कि उन्होंने ज्यादा बोल दिया बीजेपी की तरफ। तो ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। और एक वक्त इसमें पिछले साल एक बंगला उनके पास जो ऑलरेडी था वो उन्होंने उसको छोड़ दिया, 35 लोधी स्टेट। हाँ, वो छोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि इसके बगल में स्कूल है, मुझे उसमें दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है, तो वो बंगला छोड़ा तो ये बड़ा बंगला मिल गया उनको। समीर जी, और 34 नंबर का बंगला अलॉट हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम, काफ़ी बड़ा और बहुत खूबसूरत बंगला। और ये बंगला तो मतलब कई बड़े लोगों के पास रहा है, जैसे धनखड़ साहब ने जब उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिया था उसके बाद उनको ये बंगला पहले अलॉट हुआ था। वीके सिंह जो अभी मिजोरम के गवर्नर है वो इस बंगले में रहे। पीके संगमा जो पूर्व लोकसभा स्पीकर थे वो तो बहुत लंबे समय रहे, उनकी डेथ भी उसी घर में हुई थी। तो ये बड़ा बंगला रहा है। और मुझे लगता है कि अब राजनीति के हिसाब से भी बंगले होते हैं जो कैबिनेट यूं ही नहीं मिला है ना। नहीं, निश्चित रूप से मिलता है। अब देखिए गुलाम नबी आज़ाद को बंगला अभी कंटिन्यू किया है ना उनका। गुलाम नबी आज़ाद न राज्यसभा में है न कोई है, लेकिन उनको अभी बंगला कंटिन्यू किया है क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। ये बंगलो पॉलिटिक्स है कि नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। ये सारी पार्टियां होता है सर, ये सारी पार्टियां करती है। इसमें मतलब आपके संबंध अच्छे हैं, कोई विपक्ष का नेता अच्छे संबंध है तो उसे आप इसको नॉर्मल बात बता रहे हैं। सीसीए जो बेसिकली सीसीए डिसाइड करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन डिसाइड करती है। और उसमें ठीक है होता है ना सर। ये आडवाणी जी थोड़ा डिजर्व करते हैं पृथ्वीराज चौहान के घर का, लेकिन वो मायावती जी को टाइप 8 बंगला देना यूं ही है। नहीं, आडवाणी जी इसीलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए है आडवाणी जी। इसमें कौन सी बात है? तो ये भी वही राजनीति है, लेकिन उसके आगे की राजनीति। मायावती को टाइप 8 बंगलो देना निश्चित तौर पर पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। वो संदेश देने की कोशिश है कि हम देखिए आपके समाज की सबसे बड़ी नेता का इतना सम्मान करते हैं,
आप इसको ये देखिए, सीधे नहीं होता कि ऐसे इसमें राजनीति में कुछ बहुत मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर टाइप 8 बंगलो मिल रहा है और वो भी जिसके लिए वो मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए, Entitled नहीं है। तो एंटाइटल्ड नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ संदेश देने की कोशिश है, राजनीतिक संदेश का एक तरीका बनाया गया है। प्रधान मिनिस्टर आज आसाम में है और वहां उनकी स्पीच अभी थोड़ी देर में शुरू भी होने वाली है। 5,500 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसमें सबसे खास बात है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ब्रह्मपुत्र पर बना गुवाहाटी का 6 लेन का यह नया पुल एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जा रहा है। इससे यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर सिर्फ 10 मिनट रह जाएगा। वहां फाइटर प्लेन्स भी शायद आज जो है वो लैंड किए, एयरफोर्स का भी बड़ा फंक्शन है, तो ये मोदी जी वहां बोलेंगे। वहां पर राफेल भी आज दिखाई दिया। अब राफेल पर 114 राफेल की डील हमारी फ्रांस से हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति अगले हफ्ते आने वाले हैं, मोहर लग जाएगी उसके ऊपर। ये अरे देखिए बड़े बड़े जहाज उतर रहे हैं भाई इस पर। ओहो, कार्गो भी वहाँ पे फाइटर और कार्गो जहाज उतरना तो बहुत बड़ी बात है। फाइटर से ज्यादा बड़े होते हैं, बड़े भारी होते हैं सर। कार्गो वाला जरा तस्वीर एक बार फिर दिखाइएगा। ये राफेल ही है। सर, मैं तो इतना नहीं पहचानता। 14 उतरे सर, 14 प्लेन उतरे मैं पहले 14 प्लेन उतरे। एक वो जो एक तस्वीर आई थी जिसमें भारी भरकम एक जहाज जो था वो उतरा था, वो एक बार अगर आप दिखाएं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है वो पुल, ये देखिए कार्गो का उतरा सर। ये C-130 जैसा लग रहा है, इसका उतरना बहुत बड़ी बात। ये हैवी वो होते ना। अच्छा, इस जहाज में मोदी जी आए हैं। ओके, मोदी जी इस पुल इसी स्ट्रिप पर लैंड किया उन्होंने। ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट में एक और इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है ना। जी हाँ, और इस जहाज से मोदी जी उतरे वहां। क्या बात है। ये देश में अलग अलग हिस्सों में एयरफोर्स जो है हाईवेज को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर डेवलप करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस यूपी में भी कई जगह पूर्वांचल एक्सप्रेस उतरे थे वहां पे। भाई अगर मान लीजिए लड़ाई का चल रहा है, लड़ाई चल रही है, आपकी वॉर चल रही है, तो बेसिस पर नहीं उतर पाए कहीं जहाज को, कहीं सड़क पे उतारना पड़े, तो वो ऐसे स्ट्रेचेस जो है वो मार्क कर दिए जाते हैं। आप कभी यहां से लखनऊ जाएंगे दिल्ली से तो उसमें आपको दिख जाएगा बीच में। तो ऐसे ही है इस पुल पर चीन के लिए बनाया सर, 300 किलोमीटर दूरी पे चीन है खाली। शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन आप सुनिए एक अच्छी खबर और उस पर फिर राजनीति। डिफेंस सेक्रेटरी जो है हमारे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए ये जो 114 राफेल जेट खरीदने भारत जा रहा है इसके बारे में सारी डिटेल शेयर की है। उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें बताई। पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर राफेल फाइटर जेट बनेगा, कहीं भारत में बनेगा। उन्होंने कहा कि 40% उसके अंदर लोकल कलपुर्जों का इस्तेमाल, ये तो फ्रांस अग्री कर चुका है। हमारा कोशिश है कि इसको 50% से ज्यादा लिया जाए। फिर उन्होंने इसकी कॉस्ट बताई कि टोटल कॉस्ट जो हम और हवाई जहाजों के अलावा जो और चीजें खरीदे हैं 3.6 लाख करोड़ रुपीस। इसके अंदर इंडिजिनियस कंपोनेंट जो होगा वो मैंने आपको बताया। तो वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत शानदार डील होने जा रही है और हमारी जरूरतों का काफी आपूर्ति जो है इस डील से हो जाएगी। Say that it has 3-4 elements that were never available for us in the past. First, for the first time, Rafale aircraft will be manufactured outside France with significant levels of localization. We are seeking a minimum of 40 to 50%. I think they've already offered something close to 40%, but our intent is to take it to as close to 50 plus as possible, and we are confident that we can negotiate that. So, first time Make in India Rafale outside France, backed up by a government-to-government agreement, no intermediaries, no full transparency in the project itself. तो उन्होंने बताया कि पहली बार राफेल फ्रांस के बाहर कहीं बनने जा रहा है, उसमें इंडिजिनाइजेशन कितना होगा सब बताया, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। अखिलेश यादव जी का रिएक्शन इस पर भी आया। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब तुमने सब कुछ निजी कंपनियों को हवाले कर दिया, क्या करोगे फिर? ये राफेल कौन बनाएगा? क्या करोगे राफेल बना के? यूपी में कहते हो कि बुंदेलखंड में हम जो है बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बनाने वाले हैं, सुतली बम भी बनाया क्या कहीं पर? ये पूछ रहे हैं वो अखिलेश जी। जब आपने अपने डिफेंस के सब बेच दिए लोगों को, किसको बेच दिया आपने? जब प्राइवेट हाथों में सब दे दिया, वो तैयारी कर रहे हैं, राफेल क्या बनाएंगे लोग? राफेल का क्या बनाएंगे ये बताएं, सरकार बताए। आपने कहा बुंदेलखंड में न जाने क्या क्या गोले बम गोले बनाएंगे, बताओ कहाँ बना सुतली का बम? बुंदेलखंड में कहीं बम बन रहा? सुतली वाला बम बुंदेलखंड में, जहाँ इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, कहीं सुतली का बम बन रहा है? बताओ। और किससे लड़ने जाओगे आप? किससे लड़ने जाओगे आप? आपका मुकाबला चीन से होना है, जिसका बाजार आपने पूरा दे दिया। बिना चीन के आपकी क्या अर्थव्यवस्था है? आप रहा बचा बाजार आपने अमेरिका को दे दिया। $500 बिलियन क्या होता है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो आप?
और अखिलेश जी ने जितनी बातें मन में थी सारी एक ही मुद्दे में जोड़ दी। राफेल क्या बनाओगे, तुमने तो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, यहां तुम बम बनाते हो, तुमने सुतली बम नहीं बनाया, चीन से तुम्हारा कंपटीशन है, सारा बाजार चीन को दे दिया, अमेरिका को अब रहा सारा बाजार दे दिया। कुछ बचा नहीं। बचा क्या? और अब वो राफेल वाली बात मुझे तो समझ में आई नहीं उनकी कि प्राइवेट कंपनी को दे दिया, अब क्या राफेल बनाओगे तुम, विजय जी? नहीं, अब वो उनके मन में जितनी बातें थी आपने कहा कि ठीक है, राजनीति वो अक्सर बहुत सारी बातें जैसे पहले कर रहे थे तो कुछ अलग पॉलिटिकल कलर की बात, कोई लॉजिक नहीं है बस। अब वो इसका कोई जवाब उस तरह से नहीं है ना कि राफेल के बारे में जो डील हुई 50% इंडिजिनस वाली बात हुई जो सारा है, तो उसका कोई जवाब। अब मैं बार बार समझता हूँ, कई बार हमारी चर्चा हुई है कि जरूरी नहीं है कि अखिलेश जी को हर बात पर ही रिएक्शन देना हो। सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार की हर बात पर रिएक्शन की जरूरत नहीं है, सरकार की जो जरूरी बात है उसमें रिएक्ट करना भी ठीक है। बात कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन डिटेल पूरी आने दो पहले बात क्या है, और ये करे कुछ मजबूत करे। सुतली बम भी नहीं बना रहे हैं आप, वहां वो मुख्यमंत्री ब्रह्मोस के साथ फोटो डाल रहे हैं, देखा आपने? योगी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ फोटो डाली, वो कह रहे हैं कहां यूपी में सुतली बम भी नहीं बना है, देखिए ना, बुलडोजर की बजाय ब्रह्मोस के साथ है योगी। नहीं, आप ये देखिए कि अमेरिका में जो है, जो बड़े बड़े डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो सरकार के थोड़े एस्टेब्लिशमेंट है, या जो राफेल कंपनी है वो सरकार की थोड़े हैं, ये तो प्राइवेट है। भारत के अंदर ये तो अच्छी बात कीजिए कि आज के दिन में कम से कम आपके प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में उतर करके आए हैं और आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुतली बम नहीं बना रहे हैं, 23,500 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है और फिर कह रहे हैं कि सुतली बम नहीं बना रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जो कोशिश कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ देश का वो बिक जा रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, हम जो कह भी रहे हैं उस पर कर नहीं पा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि एक तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, दूसरा AK-203 राइफल बन रही है भाई, वहीं रायबरेली में, कानपुर में जो अडानी का डिफेंस का है वहां बन रहा है, ब्रह्मोस बन रहा है। तो अब ये कहना ये थोड़ा सा सर तथ्यों पर आधारित 50 सबमरीन पर काम हो रहा है एक साथ। आपने जो सर बात की वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जितने विकसित देश हैं डिफेंस इंडस्ट्री प्राइवेट ही है, बिल्कुल। वही लोग आपके यहाँ जो एमका बन रहा है, जो आप बनाना चाह रहे हो फाइटर जेट, वो प्राइवेट ना बनाने के लिए R&D पे इतना खर्च करना पड़ता है, इसमें कोई मामूली बात है? दुनिया में जिस देश का जिस कालखंड में स्वर्णिम युग आया है, वो समय उस देश की कंपनियों, उस देश के उद्योगपतियों के बहुत बड़े होने का था। भारत का भी जो गोल्डन पीरियड है, तब हम दुनिया के ट्रेड का 24% हिस्सा रखते थे, और ये चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, जिसकी कंपनी बड़ी हुई वो बड़ा हो गया। अब आपको एक कंट्रोवर्सी और बताता हूं। कल आपने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर PMO से ऑफिशियली शिफ्ट हो गए सेवा तीर्थ में, नए प्राइम मिनिस्टर दफ्तर के अंदर उसको सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, और वहां बाहर जो मंत्र लिखा हुआ है वो क्या, वो है नागरिक देवो भव। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कल कही थी, एक बात मैं केवल आपको बता रहा हूं क्योंकि उस पर बयान आए कि क्या जरूरत थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि आप जानते हैं भारत सरकार कितनी जगहों से चल रही थी अब तक, 50 अलग अलग जगहों से भारत सरकार ऑपरेट होती थी, दिल्ली में, और इनका हम एक साल का 1500 करोड़ रुपया किराया देते थे। 1500 करोड़ रुपया सरकारी भवनों का मात्र किराया जा रहा था, यह खर्चा बंद हो जाएगा। 10,000 लोग पर डे, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, सरकारी कर्मचारी ये आना जाना करते थे, इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद होते थे, टाइम बर्बाद होता था। अब हमने सब कुछ एक जगह बना लिया है ये, लेकिन इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो मोदी जी की बात तो मैंने आपको बता दी। पहले सुनाइएगा साहब जरा इमरान मसूद जी की बात, वो क्या कह रहे हैं इस पे। रेणुका चौधरी का भी इस पर रिएक्शन था, रेणुका चौधरी जी की बात सुना दीजिए। बहुत अच्छी बात है, नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए। इसको मकर द्वार रखे, मैं कई बार कहते हैं अकल द्वार बना दे, ताकि कहीं तो लाइट ऑन हो जाए और काम चले। क्या कहूं मैं, वो कह रही है कि ये मकर, क्या नाम बदलने से क्या होता है, सेवा तीर्थ रखने से क्या होगा, ये मकर द्वार बनाया है पार्लियामेंट का, मैं तो कहती हूँ उसका नाम अकल द्वार रखना चाहिए था। आपको वही बात कि कुछ कहना है, बस कुछ कहना है, आप क्रिटिसिज्म लाओ ना, इसका कोई क्रिटिसिज्म है तो आप बोलो। इमरान मसूद का बयान आ नहीं पा रहा, मैं आपको बता देता हूं। इमरान मसूद ने कहा पहले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, क्यों नई बिल्डिंग पर खर्चा किया जा रहा है, इतनी बढ़िया संसद हमारी बनी हुई थी, उस संसद की जगह ये वाली संसद देखो, ये कोई टिकती है पुरानी संसद के सामने, बढ़िया सब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक चल रहा था, खामखा बदल दिया मोदी जी ने। ये रिएक्शन है कांग्रेस का। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, और कांग्रेस जो लगातार गुलामी की मानसिकता में जिस तरीके से रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और बताया कि देश 2047 के लिए कैसे अपने आपको तैयार करा। उन्होंने कहा भाई पहले राजपथ था,
राजा लोगों का राजपथ होता है, हमने इसे कर्तव्य पथ बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बताया आपने कि 1500 करोड़ रुपया रेंट में जाता था, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब यह कलकत्ता से जब राजधानी शिफ्ट की गई थी दिल्ली में, उस समय किस तरीके से रायसीना में पहाड़ी पर यह सब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनाए गए थे कि भारत को बताया जाए कि ब्रिटिश साम्राज्य के ये स्तंभ है और ब्रिटिश मानसिकता से यहाँ पर काम होगा। इमरान मसूद का बयान आ गया सर, सुना दूं एक मिनट। कांग्रेस सांसद, इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है, इतनी बिल्डिंग है, उन्हें क्यों बेकार कर रहे हो? क्या हो रहा है बताइए? पुराना पार्लियामेंट था, नया पार्लियामेंट खड़ा कर दिया। जो ऐतिहासिक बिल्डिंग थी वो कितनी जबरदस्त बिल्डिंग है पुराना पार्लियामेंट, देख लो उसको। और उसको वही बात जो समीर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये इमारतें जो बड़ी बड़ी, अब जिसमें हम अभी दफ्तर चला रहे थे, अंग्रेजों की बनाई हुई थी। और उन्होंने तो ये भी कहा कि ये ऊंचाई पर बनाई थी जानबूझ के कि हम ऊपर हैं, तुम भारत की प्रजा तुम नीचे हो हमसे, और हमने अपना बनाया। वो कह रहे हैं कितनी शानदार बिल्डिंग छोड़ दी। अब कांग्रेस को तो मतलब अब शर्म आना चाहिए इस बात को लेके कि जब उनका इतना लंबा समय शासन रहा, उन्होंने देश के साथ क्या दिया। और आप जब देश की जनता देख रही है कि 2014 से लेके 2024 से के पीरियड में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या मतलब किया। मुगल गार्डन का नाम प्रधानमंत्री मोदी बताया कि भाई मुगल गार्डन का नाम तक नहीं बदल पाए थे, न वर्क कल्चर बदल पाए थे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई अब एक जगह सब काम करेंगे, देश के 2047 विकसित भारत के लिए काम करेंगे, तो देश की नीतियां देश की बनाई हुई इमारतों में बनना चाहिए। आपके पड़ोस में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। इधर बांग्लादेश तो शांत हो गया चुनाव के बाद, तारिक रहमान जीत गए, बीएनपी पार्टी, मोदी जी ने उनको फोन भी कर दिया, रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या एक बार फिर तख्ता पलट होगा? पाकिस्तान में एक बार फिर सिविल वॉर जैसे हालात बनेंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर सड़कों पर खून बहेगा और गोलियां चलेंगी? ये आसार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान 2.5 साल से जेल में बंद है, और जेल में रहते रहते उसकी एक आंख खराब हो गई, वो एक आंख से अंधा हो गया। और ये बात तब पता चली जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कहा कि जाके उसकी हालत चेक करके आओ। तो पता चला कि इमरान खान को तो एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया, और उसकी शिकायत 3 महीने से कर रहा था, लेकिन जेलर से लेकर सरकार किसी ने उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया। अब ये जो खबर आई है, इमरान खान के समर्थकों में आग लग गई। आपको 2 तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाता हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आप भारत में इमेजिन नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का गेट है, और ये जो बाहर लोग खड़े हैं ये इमरान खान के सांसद हैं, और इनके साथ मारपीट हुई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वालों ने सांसदों के को मारा पीटा, इमरान खान की पार्टी की, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो बाईं तरफ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उसमें एक चीफ मिनिस्टर है इमरान खान का, सोहेल अफरीदी, वो, और उसने वो पुलिस देखिए चीफ मिनिस्टर को धक्के मार रही है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर उसके साथ खड़ा है, उसके कपड़े फाड़ दिए। ये है, अब इससे आपको पता लगा इस वक्त तापमान कितना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। सांसद पिट रहे हैं, मंत्रियों के कपड़े फट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को धक्के मारे जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए, एक एक करके तस्वीर दिखा दीजिए। के साथ अगर आप देखें ये इनके अगर आप कपड़े मैंने कब किया यार, ये आप देख सकते हैं, ये शफीजान है और इनकी आप ये हालत देख सकते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर शफीजान के साथ अगर आप देखें ये इनके अगर आप कपड़े देखें, कैबिनेट मेंबर का गिरवान फाड़ दिया आपने। सामने उसके कैबिनेट मंत्री के कपड़े फाड़ रहा है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, और वजह इमरान खान। अब मैं आपको सुनाता हूं वहां पर उस वक्त हो क्या रहा है। सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर से, राना सनाउल्लाह से, कि क्या किया इमरान खान का तुम लोगों ने? इमरान खान की आंख खराब कर दी, वो तो मर जाएगा ऐसे। अच्छा एक बात और समझिए, आप यहां सारे हम लोग जिस उम्र में पहुंच गए हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू का पता चलता रहता है। परिवार में माता पिता भी बुजुर्ग हो गए तो कुछ ना कुछ लगा, तो आइडिया तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी होगा ना। आंख कैसे खराब होती है? आंख में क्लॉट गया है। कैसे गया है क्लॉट? इसका मतलब या तो इमरान खान को कोई बीपी का प्रॉब्लम है, या उनके जो लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक नहीं चल रही, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। क्लॉट जाने का मतलब, और वो क्लॉट कहीं भी जा सकता था, वो दिमाग में भी जा सकता है, वो हार्ट में भी जा सकता है। पैरालिसिस कैसे होता है? ऐसे ही होता है। लोग अंधे किस लिए होते हैं? ऐसे ही होते हैं। यही होता है, वजह यही होती है। तो इमरान खान के साथ जो हुआ वो जानलेवा है, लेकिन वो अभी भी जेल में बंद है, वो अभी भी हॉस्पिटल नहीं उसको ले जाया गया। अब ये इनका एडवाइजर ये कह रहा है, आप इनकी दलील सुनिए, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर शहबाज शरीफ का। वो कह रहा है हमने 2 दिसंबर को इसकी बहन से मुलाकात कराई थी जेल में, बहन ने तो बाहर निकल कर नहीं बताया कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो 1 महीने में आंख खराब हो जाती है क्या? सुनिए आप।
आप देख सकते हैं वजीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो अब बाहर आ चुके हैं। आपने रिपोर्ट को रेफर किया और उसके बारे में सीरियस का लफ्ज़ जो है वो कोई तकरीबन 10-11 मरतबा आपने इस्तेमाल किया और उस रिपोर्ट के हवाले से फिर आपने उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे भी बड़ा घुमाया है, लेकिन कोई सीरियस बात आप रेफर नहीं कर सके। पीटीआई जो पिछले 8-10 माह से मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थी कि जी सेल में बंद हैं, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, खाने की बात भी गलत है और उनको कैद तन्हाई में और सेल में बंद रखा जा रहा है, वो सारा प्रोपेगेंडा साबित हुआ और वो बातें सारी गलत साबित हुई। मामला ये है कि उनका इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है आंखों की किसी किस्म की बीमारी का। तो डॉक्टर ने जेल में चेक करके उनको कहा होगा कि जी फलां ड्रॉप्स आप ले लें या फलां कोई मेडिसिन वगैरह ले लें, लेकिन जब उनको अफाका ना हुआ तो फिर फौरी तौर पे उनका जो है वो इलाज करवाया गया। सेहत पे सियासत जो है वो अगर मैं करूं, हुकूमत करे भी जुर्म है, लेकिन अगर मालिक साहब करें तो फिर भी जुर्म है। एक तो ये बताएं कि अगर अब उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका हस्पताल में इलाज होगा तो क्या गवर्नमेंट उनको हस्पताल शिफ्ट करके करवाएगी कि सिक्योरिटी बेसिस पे कहा जाएगा कि पॉसिबल नहीं है? क्यों? तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं है, ऐसे एक आदमी की आंख खराब हो गई। आप देखिए सरकार का रवैया क्या है, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर के लिए ये रवैया है। अब अगला बयान, अब वो बताए, एक आदमी, एक पत्रकार बता रहे हैं फौज का इस पर क्या एक्शन है, क्योंकि सब आसिम मुनीर फौजी सब कराती है। तो उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर जो व्यक्ति जनरल है उसने कुछ महीने पहले आके इमरान खान को कहा था ये जहनी मरीज है, ये पागल है, बेसिकली इसको मेंटल इश्यूज है, ये देश के लिए सुरक्षा का खतरा है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये जिस व्यक्ति ने, आपको याद है वो जनरल की बात, उस जनरल ने कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया ऑफ रिकॉर्ड मिलने के लिए, एक जर्नलिस्ट बताएगा, और ऑफ रिकॉर्ड उससे ये कहा कि भाई ये इमरान खान की आंख से या इसकी सेहत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें मत घसीटना, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जेल वालों से बात करो, पंजाब में जेल है तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर से बात करो, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ये डर सुन देख लिया। डीजीआईएसपीआर जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे, उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही डीजीआईएसपीआर सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आर्म सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आर्म सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये डीजीआईएसपीआर हैं जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। डीजीआईएसपीआर तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है, ये इस मर्तबा डीजीआईएसपीआर ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं। ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा। अब सर मुझे ये बताइए, क्या दो बातें, क्या पाकिस्तान एक बार फिर जलने वाला है और क्या पाकिस्तान की सेना खुद डर रही है? जब पल्ला झाड़ रही तो मतलब डरी ना इमरान के साथ, डर रही है। लेकिन एक तो पंजाब सरकार की बात करें, अब अभी तो वो 2-3 महीने शादी में भी व्यस्त थी, मरियम शरीफ अपने बेटे की शादी थी, कुछ तो थोड़ा रहम किया कीजिए उन पे। इतनी बड़ी शादी थी तो वो 2-3 महीने 4 महीने रही होंगी, पंजाब सरकार को हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो। लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति पर पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान की फौज को लग रहा है कि इमरान खान का जो लेकर जो गुस्सा है अवाम में वो उस पर ना फूटे, इसलिए वो अब पंजाब सरकार पर आ गया। जब सारी देश की सरकार, मुल्क की सरकार पाकिस्तान की वो सेना चला रही है, फौज चला रही है, सिस्टम वो चला रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है और वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ फौज तय करती है। तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है और इसको इमरान की ताकत के तौर पर भी, इमरान की बहुत बड़ी ताकत है ये। अब अगला बयान आप सुनिए। अब इमरान खान को जो प्रॉब्लम हुई है, इनको देर सवेर उसको जेल से बाहर निकाल के और घर नहीं तो हॉस्पिटल में तो डालना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ही दे देगा अगले 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
वहां बात यह चल रही है कि एक बार अगर ये जेल से बाहर आ गया, चाहे अस्पताल में रहे, तो फिर ये जो सरकार है ये अपना पैकिंग शुरू कर दे। एक बार इसके बाहर आने का मतलब है कि फिर इमरान खान ही रूल करेगा पाकिस्तान। ये जेल में रख के तो उसकी आवाज बंद कर सकते हैं, बाहर लाने के बाद इमरान खान को आप रोक नहीं सकते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब को बाहर क्यों नहीं कोई जाने देगा। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी आपको बता रहा हूं। वो इसलिए नहीं जाने देगा कि अगर तो ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि हुकूमत के सबके हाथ पांव फूल के कभी खान प्रेशर बहुत आ गया है और खान साहब को बाहर हमें मुल्क से भेजना पड़ेगा, लंदन, अमेरिका, भी प्रॉब्ली लंदन में जाएंगे, तो फिर आप समझें कि इस हुकूमत की पैकिंग का टाइम है। मतलब फिर ये होंगे तो हुकूमत में, लेकिन ये फायर है, क्योंकि वंस इनकी तो लाइफलाइन ही ये है कि ये इमरान खान साहब जेल में हों, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे ना हों और ये हुकूमत इक़्तिदार में रहे। इनकी तो लाइफलाइन, इनकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी ये है। अगर इमरान खान, जो मैं बार बार, जारी बात है सहाफ़ियों का काम नहीं होता कि आप सियासतदानों को मशवरे दें, लेकिन अगर आप सियासी जो हालात है उनका तज्जिया करें, तो अगर इमरान खान साहब के हालात ठीक हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो कि फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर ठीक हो जाए तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खान साहब की तो ज़ाहिर शर्त यह है कि भाई आप जाहिर कि भाई हमारा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब यह है कि हमें हुकूमत दें, आप घर जाएं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि नहीं, आप इस सिस्टम को मान लें, ठीक है, घर बैठ जाएं, अगले इलेक्शन में बात करेंगे आपसे, ठीक है। वो ये कई दफा इन बिटवीन लोगों के जरिए ये बात पहुंचा चुके हैं इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने इसको कभी नहीं माना, ठीक है। तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि अगर हमने ये दे बिलीव इन इट, दो तीन बातें जो वो बिलीव करते हैं वो जरूर आपसे शेयर करनी चाहिए। एक तो वो ये समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान को हमने जेल से निकाला उस दिन हमारा जवाल शुरू हो जाएगा, नंबर वन। और कभी अपने मुखालिफ के साथ ये कह रहे हैं सरकार के दो डर हैं। एक तो ये कि जिस दिन ये आ गया बाहर तो हमें जाना पड़ेगा, और दूसरा डर ये है कि ये अगर सत्ता में आया तो हमें छोड़ेगा भी नहीं। ये दोनों डर हैं, और उसकी हालत इतनी खराब है कि उसको जेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब ये कुएं और खाई वाली सिचुएशन में आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ है। क्या लग रहा है सर आपको आगे? देखिए, इस बात पर हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, और मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर या शहबाज खान ये रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, क्योंकि जेल से बाहर निकालने का मतलब है कि उनका सत्ता से हटना। क्योंकि देश की जनता, पाकिस्तान की आवाम आज के दिन में इमरान खान इस देश का नायक है, हीरो के तौर पर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के साथ कुछ लोग नहीं होंगे, या आसिफ मुनीर बड़ी पार्टी है, वो भी एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ भी होंगे, लेकिन जिसको हम कहते हैं प्रीडोमिनेंट मेजोरिटी, जो सड़क पर आम जनता है, वो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। और ऐसी स्थिति में इमरान खान के बाहर जेल से निकलने का मतलब है कि पूरी की पूरी जनता जो है वो सड़कों पर आ जाएगी। उन्हें संभालना, चाहे अस्पताल में रख दिया, अस्पताल जो है कहीं वो भी बन रख जाएगा, मोर्चा कहीं बन भी जाएगा। रख दें, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों नहीं, ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब जाकर के आर्मी के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान की आवाम ने जाकर के झंडे लहरा दिए थे, तोड़ फोड़ कर दिए थे, जाकर के लूट लिए थे। कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर प्रधानमंत्री के घर में घुस करके लोगों ने उनके सारे, कुछ भी हो जाए वो बाहर निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता। ओके, ठीक है। अब अगला एक बयान सुनाओ। निकाले बिना कोई रास्ता नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो जेल में उसकी जो हालत है उसको रखा नहीं जा सकता, बाहर निकालना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मैं एक स्टेटमेंट दिखा के आ रहा हूँ बस। इनके सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने ये कहा कि जैसे हमारे यहाँ सारे लोग हैं, आप इनसे इतिहास पूछें तो ये आपको 47 से पहले से लेकर के आज तक का सारा पॉलिटिकल इतिहास बता देंगे। उस आदमी को भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सारी पता है। वो इसने कहा कि भाई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एक नहीं लगभग सारे जेल गए। बेनजीर भुट्टो जेल गई, ये नवाज शरीफ जेल गया, उससे पहले और बहुत लोग हैं वो जेल गए। लेकिन जो इमरान के साथ हुआ ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक है जेल में। तारीख है उस पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें नजर आता है। बहुत से वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, बहुत से, बल्कि एक साबिक वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको तो जेल में फांसी भी दी गई। और फिर नवाज शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, सब जेल गए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई
बेनजीर भुट्टो साहबा का एक कान था जो वो बहुत उसमें खराबी पैदा हो गई थी, मुझे याद है जब वो सक्खर जेल में थी। लेकिन एक वजीर आजम को आपने जेल में डाला है और उसको आपने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी और उसकी एक आंख जो है वो तकरीबन ज़ाया कर दी गई या ज़ाया हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पे आयद होनी चाहिए। अब कुछ जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी देखें जी जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो एक तवील अरसा तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अगर ऑपोजिशन ने 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो इमरान खान की मुलाकातें नहीं होंगी। और साफ सी बात है 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी वो तो नाकाम होगी ना। कोई कह रहा है जी उसका क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। अब यहां एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की सपोर्ट बेस तो बहुत बड़ी है, लेकिन इमरान खान का वर्कर जो है वो जेल जाने से डरने भी लगा है, क्योंकि इन्होंने इतने डंडे मारे हैं, इतने लोगों को जेल में डाला है, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराए हैं। इनकी इमरान खान की आधी पार्टी तो जेल में पड़ी है। उनका प्रॉब्लम यह है कि लोग घरों में बैठ के तो बड़ा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे क्या, सवाल यह है समीर जी। नहीं, ये गुस्सा तो बाहर निकलेगा। मतलब आसिम मुनीर कितनी भी कोशिश कर ले वो इमरान खान के समर्थकों को बहुत लंबे समय तक वो घर में बंद नहीं रख सकते। और जिस तरीके से बांग्लादेश में तारिक रहमान के पीछे बांग्लादेशी जनता खड़ी हो गई है पूरी अपना वोट देकर, वैसे ही पाकिस्तान की जनता इमरान खान के पीछे खड़ी होगी जब इमरान खान जेल से बाहर लौट कर आएंगे। और यही सबसे बड़ा डर मुझे लगता है आसिम मुनीर को है कि इमरान खान जिस दिन, लेकिन अब इमरान खान को आप कब तक जेल में रखोगे? 73 ईयर्स के वो हो चुके हैं, 900 दिन से ज्यादा वो जेल के अंदर है, लगभग 3 साल होने के हो गए। इतना बीमार व्यक्ति इतने मजबूती के साथ वो जेल के अंदर आपसे संघर्ष कर रहा है, वो आपके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा। आप प्रस्ताव दे रहे हो कि आप विदेश चले जाओ, आपका वहां इलाज करा देंगे, आप देश में लौट कर आना, वो कह रहा नहीं मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जिस तरीके से जेल में रहकर आसिम मुनीर के लिए और सरकार के लिए इमरान खान एक चुनौती बन गए, संभालना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है ये दिन और परेशानी बढ़ती जाएगी और एक समय के बाद लावा तो फूटेगा, ज्वालामुखी तो फूटेगा, जनता सड़कों पर उतरेगी। और मुझे लग रहा है कि अब वो दिन पास आ गया है कि जनता सड़कों पर आएगी और इमरान खान को बाहर निकालना ही होगा। वो हेल्थ के ग्राउंड पर निकाले या जनता की बगावत के डर से निकाले, आसिम मुनीर को इमरान खान को बाहर लेकर आना होगा। अब कैसे लेके आते ही देखना होगा। क्या उन्हें हाउस अरेस्ट करते हैं, क्या उन्हें अस्पताल में भेजते हैं, क्या उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे देश में भेज देते हैं। बहनों ने कह दिया है 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम मतलब सोमवार तक, मंडे तक। और मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे मंडे तक इनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये भी बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मंडे को कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन बात अंदर की है ना कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं अपने आप नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप अस्पताल में इनको रखो, इसका मतलब आसिम मुनीर ने एग्री कर लिया इस बात पे कि इमरान खान को अस्पताल में तो कम से कम ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे इमरान खान का एक पुराना स्टेटमेंट मिल गया हर्षवर्धन जी, सुनने लायक है। इमरान खान, वैसे इमरान खान ने जब इन लोगों को शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह को जेल में डाला था तो उस वक्त वो भी बड़ी सख्ती करते थे और वो भी कहते थे कि मैं इनको कोई एसी पंखे कूलर नहीं देने वाला जेलों में, जेल है तो जेल की तरह काटेंगे। वो अब उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन ये मामला थोड़ा हेल्थ इशू हो गया तो बड़ा बन गया। इमरान खान बता रहे हैं एक वीडियो में इनकी सरकार जा चुकी थी, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो इनसे किसी ने कह रहे हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि जब आपको मालूम था कि साजिश हो रही है आपके खिलाफ, अमेरिका साजिश कर रहा है, तो आपने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार बचा लेते। उन्होंने जवाब ये दिया, बोले मैं कभी सपने में ये नहीं सोच सकता था कि ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, उसके जैसा आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बना देगी फौज, ये मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा कि ऑप्शन क्या है, नवाज शरीफ बन नहीं सकता, लीगल बार है, किसको बनाएंगे, तो ले दे कि हमारी बातचीत हो जाती। लेकिन इन्होंने एक ऐसे आदमी को बना दिया जो समझ से परे है वो आदमी हर किसी के। सुनिए आप। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि देखें ये इमरान साहब आपने क्यों कुछ नहीं, जब आपको पता था साजिश हो रही है क्यों नहीं कुछ किया। मैं यकीन करो, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात आज बता रहा हूं, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर।
और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है, किसी के ऐसे केस नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट, यानी नवाज शरीफ का तो चलो फिर भी उसने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, बेटी के नाम पे फ्लैट्स लिए, इसका तो डायरेक्टली ये और इसके बेटे इंप्लिकेटेड है इसमें। और किसी और मुल्क में 1 साल पहले इन तीनों ने जेल में होना था। तो कह रहा है कि ये बताओ, ऐसे आदमी को इस पर अरबों रुपए का, जिसके ऊपर ओपन एंड शट केस है, इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं तो ये कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है। त्रिपाठी जी क्या देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग इतने दिनों से जिस बात की चर्चा कर रहे थे, अब वहां तक मामला लगभग पहुंच गया है। इमरान खान की तबीयत का इस तरह से खराब होना, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार, सेना वो कुछ रास्ता निकाल के, कोई गुंजाइश करके और इमरान खान को किसी तरह से हॉस्पिटल में ले आए, मिलिट्री हॉस्पिटल ले आए या कुछ भी करे, और जनता का भी रिएक्शन वहां उस तरह से दिखने लगा है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पाकिस्तान की आवाम को अभी साफ दिख रहा है कि ये जो उनके हुक्मरानों की आपस में जो एक जुगलबंदी है, वो पाकिस्तान को खा रही, और अब उस जगह पहुंच गए हैं जहां उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। अब सवाल बस यही है कि क्या ये विद्रोह की शक्ल में होगा, या उनको जब वो किसी हॉस्पिटल में ले जाके रख देंगे तो फिर धीरे धीरे मामला, जिसको कहते हैं ना कि वो जो झाग निकलता है अचानक, वो बैठ जाएगा। ये मसला है। और शायद इसीलिए वो ये जो बार बार कर रहे हैं कि एडवाइजर आके एक बार बोलता है कि भाई वो एप्लीकेशन डालेंगे, हम मान जाएंगे, फिर वो कहते हैं कि अरे उनकी बहन तो आई थी, वो तब तो कुछ नहीं था। ये सारी कोशिश वही है कि आप ये संदेश दें कि देखिए हमने कुछ किया नहीं, और जब इमरान खान की हालत खराब हुई तो हमने उनको अस्पताल में पहुंचा दिया। अब उनके समर्थकों के ऊपर यह है कि इसको वो कितना मिनिमम इतना इनको करना पड़ेगा कि अस्पताल तो लाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। चले आगे। यूएई ने, आपको मालूम है, जो उधार दे रखा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान कह रहा था साहब मुझे थोड़ा 1 साल का टाइम दे दो, उसने कहा 1 महीना। अब वो 1 महीना बीतने वाला है, तो ये फिर गए यूएई के पास, साहब अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कहा चल 2 महीने और, अभी भी 2 महीने की मोहलत दी है। और आसिम मुनीर कहां गया? वो भागा सऊदी अरब उधार मांगने। इमरान खान की आंख खराब हो गई, जेल में इल्जाम उसके ऊपर आ रहा है। अब भी अगर उनको अस्पताल में नहीं निकाला रखा तो फिर जनता उसके कपड़े फाड़ेगी, और अगर इमरान को एक बार बाहर निकाला तो फिर इमरान नहीं छोड़ेगा। सवाल यह है इस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने। मैं अब यहां से थोड़ी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। आपको मैं पाकिस्तान की एक बड़ी परेशानी बताता हूं, और उसके साथ एक दुनिया की बड़ी परेशानी जुड़ी हुई है पाकिस्तान को लेकर के। पहले तो एक बयान सुनिए आप एक जर्नलिस्ट का। ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जब भी कुछ पाकिस्तान में हुआ, आसिम मुनीर विदेश में था, इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो आसिम मुनीर जेल में था, इमरान खान की आंख की खराब होने की खबर आई तो भी आसिम मुनीर विदेश में। और विदेश में कहां है? वो सऊदी अरब में। ये बयान आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा वो सऊदी अरब करने क्या गया। जब भी इमरान खान की जान खतरे में होगी, कोई उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये बुज़दिल शख्स जो इस्तिस्ना ले बैठा, ये मुल्क से बाहर होता। अब ये सऊदी अरब में बैठा, खालिद बिन सलमान से इसकी मुलाकात होती है। जब जब कोई खबर आएगी कि इमरान खान के साथ कुछ कर दिया है, जब जब खुदा ना खास्ता ये कुछ करेंगे, जब जब इमरान खान को तकलीफ पहुंचाएंगे, ये बुज़दिल शख्स मुल्क से बाहर होगा। कि इसको डर ये है कि अगर अवाम निकल आई तो सबसे पहले तो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। 9 मई जब हुआ, ये बुज़दिल शख्स मुल्क से बाहर था। किस किस को याद है मुझे बताओ? जब 9 मई का फॉल्स फ्लैग इसने रचाया, जब इसने इमरान खान को अगवा किया, तो इसको डर ये था कि कहीं वाकई कोई ऐसा इनकलाब ना आ जाए कि लोग घुस के मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर ना निकाल लें। ये पहले मुल्क से बाहर गया, फिर 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया। ऐसी चत्तर चलाकियां। इमरान खान आसिम मुनीर देश से बाहर है, सऊदी अरब में। वो तस्वीर ले लीजिएगा सऊदी अरब वाली। अब आसिम मुनीर क्या करने के आपको पता है? पहले खबर यूएई से जुड़ी हुई। यूएई ने $3 अरब दिए हुए हैं पाकिस्तान को, जो उसने वापस मांग लिए। 2 अरब लौटाने का टाइम आ गया था, इन्होंने कहा 1 साल का एक्सटेंशन दे दो। यूएई ने एक्सटेंशन नहीं दिया, 1 महीने का वक्त दिया और उसमें 6.5% लगाया इंटरेस्ट। होश फाख्ता हो गए पाकिस्तान के। फिर ये दोबारा गए, उसके पास साहब थोड़ा टाइम लगेगा, उसने 2 महीने और बढ़ा दिया। यूएई महीनों में एक्सटेंशन दे रहा है, सालों में नहीं। ये मुझे मेरा पैसा चाहिए। और एक जो तीसरा 1 बिलियन है, यानी 3rd बिलियन, वो जुलाई में ड्यू है। वो पहले कह चुका कि जुलाई में वो भी आ रहा है, वो भी देना पड़ेगा तुम्हें। मतलब अगले 5-4 महीनों में पाकिस्तान को $3 बिलियन यूएई के लौटाने हैं, जो उसके पास है नहीं। और यूएई क्यों उससे इतना इंसिस्ट कर रहा है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये हम बात करेंगे। तो फिर वो दौड़ के कहां गया? सऊदी अरब। क्यों?
क्योंकि यूएई और सऊदी अरब की ठनी हुई है इस वक्त। उसको लगा कि यूएई से मुझे बचाने के लिए इस वक्त ये मोहम्मद बिन सलमान साहब मेरी मदद कर देंगे, तो वो वहां गया है $2 बिलियन लेने के लिए, $2 बिलियन लेने के लिए। और इतना ही नहीं, इस वक्त यूएई ने इतने नटबोल्ट कसे हुए हैं पाकिस्तान के ट्रांजिट वीजा तक बैन कर दिए। एक तो वो किसी को वीजा दे ही नहीं रहा पाकिस्तान में, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा बैन है पाकिस्तानियों के लिए यूएई के। अब उसने ट्रांजिट वीजा भी बंद कर दिए। 48 घंटे के 96 घंटे के ट्रांजिट वीजा यूएई देता था पाकिस्तानियों को। मान लीजिए कोई लंदन जा रहा है और यहां से पहले दुबई गया और दुबई से लंदन जाएगा, तो दुबई में मान लीजिए उसने 48 आवर्स का ट्रांजिट लिया हुआ है, तो 48 घंटे के लिए दुबई घूम लेता था बाहर निकल के एयरपोर्ट के, या 36 घंटे 96 घंटे के लिए, और फिर अपनी फ्लाइट पकड़ के लंदन चला जाता। वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा आपको ट्रांजिट लेना है पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी ट्रांजिट में एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाएगा। ये सब बंद। तो यूएई इतना नाराज क्यों है पाकिस्तान से, और सऊदी अरब क्यों मदद करेगा पाकिस्तान की? सर यूएई और सऊदी के तो आप जैसे ठीक से जिक्र कर दिया कि दोनों के जैसे ठनी हुई है, वो एक बड़ी वजह है। अब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आप बोलिए। तो वो एक बड़ी वजह, और इसीलिए आसिम मुनीर साहब वहाँ पहुँच गए कि भैया अब आप ही बचा सकते हो हमारे को कि किस तरह से काम होगा। और लगातार देखिए दोनों का जो पावर सेंटर्स का या पावर क्राइसिस कह लीजिए आप, यूएई सऊदी अरब का, दोनों की जो लड़ाई है, जो दोनों की ठनी हुई है, ख़ास तौर से पूरा इस इस्लामिक जो लड़ाई है उसके बीच में यूएई और सऊदी को लेकर पाकिस्तान फंसा हुआ रहता है। पाकिस्तान हमेशा ही दोनों के साथ चलने की कोशिश करता है, दोनों के साथ आप चल नहीं सकते। नहीं, पर यूएई की क्या, यूएई इससे क्यों नाराज है कि ये सऊदी का दोस्त बन गया पाकिस्तान? बस इसीलिए कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान से अब दोस्ती तो उसका कारण यह है ना कि यमन के अंदर जो है वो सऊदी अरब ने F-16 का उपयोग करके बम्बार्डिंग किया, और उस ग्रुप पर बम्बार्डिंग किया जिससे यूएई जो है वो सपोर्ट करता है। हाँ। यमन के अंदर इनकी दुश्मनी मुझे समझ में आ रही है। पाकिस्तान, यूएई पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों है कि वो कह रहे हैं 1 महीने में मेरा पैसा लौटाओ? इसलिए क्योंकि ये डिफेंस डील किया ना, सऊदी के साथ एक डिफेंस डील किया, और वो डिफेंस डील किया कि जो हम पर आक्रमण होगा तो तुम्हारे हम एक दूसरे के म्यूचुअल आक्रमण मानेंगे। तो एक ढंग से सऊदी अरब के साथ जो दुश्मनी है, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के अरब दुनिया में 2 कैंप अब बन गए हैं। बिल्कुल, ये यूएई और सऊदी अरब, और पाकिस्तान सऊदी अरब के कैंप में चला गया खुल के। आप देखिए ताकत के यदि आप कहेंगे, संपदा को यदि आप लेकर के देखेंगे तो यूएई सऊदी अरब से कहीं आगे, कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब का इंपॉर्टेंस सिर्फ मक्का और मदीना, दो जो रिलीजियस प्लेस है। लेकिन यहाँ यही होता है, जब आप किसी नेता का कुर्ता पकड़ लेते हैं ना, तो दूसरे वाला फिर धक्के मारता है। वही हो रहा है इसके साथ। दूसरा, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की जो कोशिश कर रहा है, उससे भी यूएई नाराज है उस चीज को लेकर कि भाई जिस तरीके से किया जा रहा है। और लगातार देखिए पाकिस्तान तो लगातार पैसा लेता रहा, पहले अमेरिका से पैसा लेता रहा, फिर चीन को लूटता रहा। जब अमेरिका और चीन को लगा कि भाई तो अंधा हुआ है, कितना भी पैसे दो। ये यूएई जो है वो इजराइल के क्लोज जा रहा है, बिल्कुल सऊदी अरब नहीं जा रहा। बिल्कुल, यूएई इजराइल के काफी क्लोज चला गया है, और सऊदी अरब भी इजराइल से दूरी है, तो वो एक वहां के स्थानीय अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से अब चाइना ने पैसा देना बंद कर दिया है, तो अभी छोटे-छोटे पैसों के लिए मुस्लिम कंट्रीज के पास जा रहे हैं कि भाई सबको ठगा। 1 अरब 2 अरब के लिए आप जो है लगातार सबको ठगते रहे। अब लोगों की आंखें खुल गई चीन की, अमेरिका की, तो अब छोटे देशों के पास जाके पैसे मांग रहे हैं कि भाई आप हमारी मदद। लेकिन ये दुनिया में पहली बार हो रहा है ऐसा कि कोई देश दूसरे देश से इतना ऐसा तकाजा कर रहा है। लेकिन ये बात गलत कर रहे हैं। पहले भी शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई आप हमें कर्ज मत दीजिए, दान दीजिए। ये समझते नहीं इतनी सी बात को। अगली खबर आपको ट्रंप कहां से आप बोल रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये शब्दावली ही गलत है। मैं सोचा था कि इसको जरूरी है दुरुस्त करना। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना बेचारा जा रहा है कि हम उनके पाले में खड़े। अरे वो तो भीख मांगे वहां गया, वहां से ब्याज लगने लगा तो वहां मांगा। अब यमन में अगर यूएई और सऊदी अरब लड़ गए एक दूसरे से, एक दूसरे पर हमला किया, उसमें बेचारे पाकिस्तान का क्या दोष है? वो तो भीख मांगा है, आपसे मांग रहा है, सिग्नल मांगा, उस सिग्नल मांगा। इसने उस दिन तय कर लिया सऊदी कैंप जिस दिन इसने डिफेंस पैक्ट किया। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन असली मसला वो नहीं है। असली मसला तो यूएई और सऊदी अरब की लड़ाई है। उसमें वो बेचारा तो चाह रहा है कि थोड़ा थोड़ा सबसे मिलता रहे, हम लोग यहाँ। अब आज ट्रंप साहब की बात आपको सुनाता हूं। ट्रंप ने ईरान पे क्या कहा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ट्रंप की अपनी गर्दन कैसे फंसी हुई है, ये मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए जो ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने कहा कि ये मिड टर्म आने वाले अभी कुछ महीनों में 2026 में। इनके मिड टर्म का मतलब ये होता है, इनके भी 2 हाउस हैं हमारी तरह,
हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, इनके यहाँ सेनेट और कांग्रेस है। तो एक जगह तो ये सेनेट और कांग्रेस, सेनेट और कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस उनके एक जगह तो ये मेजोरिटी में है, दूसरी इसके पास है नहीं, अभी है, लेकिन अभी जो मिड टर्म पोल होंगे उसमें सारे पोल्स ये अमेरिका में कह रहे हैं कि उसमें ट्रंप हारेगा। और ट्रंप ने खुद ये कहा कि अगर मैं मिड टर्म हार गया और डेमोक्रेट्स आ गए उस हाउस में तो ये मुझे इंपीच करेंगे सबसे पहले, मतलब मुझे हटाएंगे सबसे पहले, तो पहले इसका इलाज करो। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. नहीं साहब, ट्रंप कह रहे हैं ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये लोग बड़े मीन हैं, बड़े खराब लोग हैं डेमोक्रेट्स, मुझे इंपीच कर देंगे, हम कभी इनके साथ ऐसा नहीं करते। पूरी दुनिया को जिस आदमी ने जलील किया उसको डर लग रहा है इंपीचमेंट का। त्रिपाठी जी, ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि 100 वजहें थी बाइडेन को इम्पीच करने की, तो अगर एक भी वजह रही होती तो आपने भाई साहब इम्पीच कर दिया होता ट्रंप चाचा। आप तो सब जानते हैं आपके बारे में क्या है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि क्या ट्रंप को अब ये डर लगने लगा है कि ये जो मिड टर्म है उसमें वो हारने जा रहे हैं, और अब इसको वो उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोग आए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ट्रंप से जो उन्होंने निर्णय लिए हैं हाल के दिनों में, उसकी वजह से अमेरिका के भीतर बहुत बड़ा विरोध है। अमेरिकी जितनी भी मतलब अलग अलग वहां लॉबी के तौर पर काम करती हैं, जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, जो वहां का इंडस्ट्री का एसोसिएशन, वो सब इनसे नाराज है, क्योंकि इतनी अनिश्चितता किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं। बट एक्चुअली मिड टर्म हारने के बाद इनकी कुर्सी जा सकती है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। कुर्सी तो नहीं जाएगी, लेकिन प्रोसेस जरूर इनके लिए कमजोरी जरूर आ जाएगी, निर्णय लेने में कमजोरी। अगर डेमोक्रेट्स इंपीचमेंट मोशन ले आए, देखिए डेमोक्रेट इंपीचमेंट मोशन लाए, लेकिन उनको जितनी एक मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में सेपरेटली, तो वो मुझे लगता है कि वो मुश्किल है उतनी मेजोरिटी होना डेमोक्रेट। क्या पता इनके खुद के कुछ लोग चले जाएं साथ में। नहीं, ऐसा होता है अमेरिका में, ये बड़ी बात, चूंकि वहां पर पार्टियां जो होती हैं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन वोट करते हैं, तो जिस बात की आप डर सता रहे हैं वो स्वाभाविक है कि वो ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात इनको जो ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि अमेरिका कोई भी ट्रीटी यदि वहां की सीनेट अप्रूव नहीं करती है तो वो माना ही नहीं जाएगा, रेटिफाइड नहीं करा। यदि कोई एम्बेसडर यदि आप अपॉइंट करना चाहते हैं, यदि सीनेट में इनकी मेजोरिटी नहीं है और यदि सीनेट ने अप्रूव नहीं किया, तो वो एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं कर सकता। इन्होंने कुछ अप्रूव नहीं करा, सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया है। मैं वही कह रहा हूं, और जितने भी लेजिस्लेशन है वहां पर वो सारे के सारे वो चाहे तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ट्रंप का डर एक ये भी है कि ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रपति की जो पार्टी रही है वो हमेशा मिड टर्म हारती रही है पिछले 20 साल से। जो भी राष्ट्रपति रहा है मिड टर्म में उसकी पार्टी चुनाव हारी है। तो ट्रंप को डर ये भी कि जो 20 साल से हो रहा है अगर वो फिर हुआ तो फिर मैं कैसे अपनी सत्ता को बरकरार रख पाऊंगा। ईरान पर आपको इनकी बात सुनाता हूं। इन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ था इब्राहिम लिंकन, अब इन्होंने एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो भी भेज दिया। ये खबर हमने आपको बताई थी, ट्रंप ने इसको खुद कंफर्म किया और ट्रंप ने इस पे बड़े स्पेसिफिक सवाल हुए। ट्रंप के जवाब बड़े इंटरेस्टिंग है उसमें। पहले इन्होंने पूछा कि आपने दूसरा बेड़ा क्यों भेजा, उन्होंने बोला कि अगर डील नहीं हुई तो इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने इतनी तैयारी पूरी करने के लिए भेजा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप रिजीम चेंज चाहते हैं, तो उन्होंने कहा रिजीम चेंज हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन ईरान का अब इस बार हम निकालेंगे। They give us the right deal, we won't do that. But you know, historically they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. You want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. वो कह रहे हैं कि वी वांट टू सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल।
हमेशा के लिए ये विवाद हम खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो रेजिम चेंज ही करना होगा, लेकिन ट्रंप ने उस पर कोई कमिटल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हो जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन देखते हैं अब ईरान में क्या हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ईरान में ट्रंप की गर्दन उड़ाने के प्रदर्शन हो रहे हैं सड़कों पे, चौराहों पे। ईरान की चलती सड़क पे मंच लगा के ट्रंप जैसे टाई कोट पहना के एक आदमी को बैठाया हुआ है, हाथ बांधे हुए, और बगल में एक जल्लाद है और वो एक्टिंग कर रहा है गर्दन काटने की। ये ईरान में हो रहा है। और ट्रंप तो वो आदमी है, अभी इन्होंने कहा कि वो स्विट्जरलैंड ने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, मैंने इसलिए 30% टैरिफ लगा दिया। अगर ये तस्वीर देख ली तो फिर एक कली बम मार देगा। लेकिन उन पर तो सैंक्शन लगा रखा है, उन पर क्या कर लोगे? लेकिन ये ईरान नफरत देखिए आप जरा। निश्चित तो नहीं, देखिए ये तो दोनों तरफ है ना। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप को लेकर नफरत है। अमेरिका, वेस्ट और ईरान, इनके बीच में तो नफरत बहुत ज्यादा है। सवाल यहां यह है कि क्या दोनों में से कोई उसको ठीक करना चाहता है? ईरान के खामेनेई अपनी इसी नफरत को आधार बनाकर ईरान के लोगों का जीना मुहाल, लेकिन ट्रंप डील करना चाहते हैं। नहीं, ट्रंप ने बार बार कहा है कि डील हो जाए तो अच्छा है। कोई रास्ता नहीं है, ट्रंप के पास भी कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप भी ये थोड़ी नहीं चाहेंगे कि एक नया युद्ध शुरू करें। एक नया युद्ध शुरू करेंगे तो उसको जीत पाएंगे। मतलब अफगानिस्तान तो याद है ना, अभी ताजा ताजा है, दूसरा तो छोड़ दीजिए। अमेरिका की 4 शर्तें हैं ईरान से कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, दूसरी शर्त है कि आप अपने प्रॉक्सीज नहीं पालेंगे, हमास, हिजबुल्लाह वगैरह, तीसरा आप अपने मिसाइलों की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो नहीं रखेंगे, और चौथा कि अपने देश के लोगों पर आप दमन नहीं करेंगे। अब कोई भी देश ही शर्तें कैसे मानेगा? वो कह रहा है हम केवल न्यूक्लियर पर बात करेंगे। तो अब ये अभी, लेकिन ट्रंप ने एक बात और कही एक दूसरे बयान में, उन्होंने कहा अगले महीने तक देखते हैं। रिपोर्ट में कि आप कब तक वेट कर रहे हैं, बातचीत कब तक? उन्होंने कहा लेट्स सी टिल नेक्स्ट मंथ, यानी 1 महीने का वक्त दिया हुआ है। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, जब डील करना होता है ना तो क्लेम की जो लिस्ट होती है ना वो हमेशा लंबी होती है, और जहां पर निगोशिएशन करने का पॉइंट होता है मे भी वही वो वजह एक ही 2 होता है निगोशिएशन पॉइंट। अब इनके साथ दूसरी प्रॉब्लम हमास बना हुआ है। गाजा में इनको बनानी है सिटी, गाजा सिटी बसानी है, उसके लिए हमास के हथियार डलवाने। उन्होंने कहा ना मैं तो रियल एस्टेट का आदमी हूं, मुझे तो प्रॉपर्टी दिखती है, तो वहां बनाने ट्रंप टावर गाजा में। लेकिन हमास कह रहा है कि साहब हम नहीं छोड़ने वाले हथियार। उसने अब एक और हमास के सीनियर लीडर ने साफ साफ कह दिया कि गाजा की आजादी पे पहले बात हो, तब तक हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद हथियार जब हम छोड़ेंगे तब तक फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए और उसकी अपनी सेना हो जाए, तब हम अपने हथियार छोड़ने वाले हैं। ये ताजा बयान हमास का है। هذا السلاح هو سلاح مشروع وفق القانون الدولي ووفق إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا السلاح لن يلقى حتى يحقق هدفه. إذا كان هناك من مسعى لإقامة دولة فلسطينية فيمكن أن يكون هناك اتفاق ما على هدنة لمدة معينة يقوم من خلالها كل من يعنيهم الأمر بتمكين الفلسطينيين، وعندها أنا أعتقد أن الفلسطينيين جميعا سيكون لهم جيشهم. अरे भाई उसको तो अब सवाल यह है कि भाई यहां ट्रंप जो है गाजा में ही अटक गए हैं, यहां कैसे अब गाड़ी आगे बढ़ेगी? सर, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं कि हमास जो है डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है। नहीं होगा, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि हमास डिसआर्म कैसे होगा। एक तो पहली बात, इजराइल पे क्या वो भरोसा कर ले, क्या वो अमेरिका पे भरोसा कर ले? मुद्दा ये है ना, इजराइल का जो रुख है उसको देखते हुए हमास कभी भी डिसआर्म नहीं होगा, क्योंकि डिसआर्म होने के बाद तो उनके पास क्या बचेगा। बल्कि मैं तो इस भूमि तक जाता हूँ कि जब तक वो नेगोशिएशन भी हो जाए उसके बाद कंप्लीट डिसआर्म हो जाए, ये संभावना मुझे नहीं लगती। बल्कि हमास का तो, जिसकी चर्चा पहले भी हम लोगों ने की, अब हमास पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भी अपनी ताकत को बढ़ाने के रास्ते देख रहा है कि वहाँ पर भी पहुँच जाए और ताकि कुछ और ताकत को बढ़ाया जाए। और इजराइल ने क्या किया? क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसा किया कि हमास को भरोसा करना चाहिए उस पर? इजराइल तो चाहता है मारना। हाँ, तो फिर आप चाहते हैं मारें और हम हथियार छोड़ दें। मतलब वो तो एक आतंकवादी संगठन है वैसे भी, तो वो कैसे हथियार छोड़ देगा? हथियार छोड़ने के लिए या तो कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो या कोई बहुत बड़ी शर्त हो, दोनों में से कोई बात नहीं है। तो लड़ाई छिड़नी है दोबारा, लड़ाई छिड़नी है दोबारा, या ऐसे ही चलता रहेगा जब तक चल रहा है? सर, एक पॉलिटिकल लड़ाई हमारे यहाँ जो चल रही है उसकी बात कर ले। बात बहुत सिंपल है। हमास चाहता है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वहां पर खड़ा हो जी। इजराइल कभी नहीं चाहता। 2 राष्ट्र बनने के सिद्धांत पर इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं है। उसे एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर दिया जिसको था, वो कंट्रोल करे, जिसे वो कंट्रोल करेगा, और वही सेटलमेंट था जिसके अंदर हमास हथियार डाल नहीं रहा है, जिसके कारण ये झगड़ा चल रहा है।
आपको मालूम है राहुल गांधी के खिलाफ, फिर अब देश की राजनीति पर एक खबर पे आ रहा हूं। राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन लेके आए निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद। इन्होंने एक पोस्ट किया और इन्होंने पोस्ट में इतिहास की एक बात लिखी। इन्होंने कहा कि आपके नाना जी, राहुल जी, आपके नाना जी ने जैसा प्रस्ताव मैं लाया हूं ऐसे ही एक सांसद की सदस्यता ली थी और यही आपके साथ अब होगा। अब फिर मैंने इसको ढूंढा, मामला क्या था ये। तो ये मामला है जून 1951 का। ये केस है मुदगल केस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के सांसद थे एच.जी. मुदगल। इनके ऊपर हिंदुस्तान का पहला कैश फॉर क्वेरी मामला चला था कि इन्होंने बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से पैसे लेकर उनके लिए कोई सवाल संसद ने पूछा। तो निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि इस सांसद को ऐसा ही मोशन जैसे मैं लाया हूं, आप पार्लियामेंट में नेहरू जी लाए, जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने मुदगल को दोषी पाया और मुदगल की सदस्यता रद्द कर दी गई। आपके साथ यही होगा, ये निशिकांत दुबे ने दावा किया है। अब मुझे बताइए, क्या वाकई राहुल गांधी के लिए ये इतनी बड़ी समस्या है जो मुदगल जी के साथ हुई थी? त्रिपाठी जी, आप बोलिए। नहीं, देखिए, समस्या तो राहुल गांधी के लिए हो सकती है क्योंकि निशिकांत दुबे ने अपने मोशन में जो आरोप लगाए हैं और जिसको वो बहुत क्लैरिटी से एक एक करके एक एक पॉइंट वो सामने ला रहे हैं, तो समस्याएं तो हैं। सवाल यहां मुझे बस एक लगता है कि क्या निशिकांत दुबे जी जिस सरकार, जिस पार्टी के सांसद हैं, क्या वो वहां तक उसको ले जाना चाहेगी या वो चाहेगी कि इस सारी चीज पर डिस्कशन हो, राहुल गांधी के बारे में वो सारी चीजें, वो चर्चा सामने आए, लेकिन सदस्यता नहीं जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको लेकर अभी भी मैं भ्रम में हूं कि क्या वो सदस्यता चली जाए। और अभी देखिए, अभी 2026 ही है, इतनी जल्दी सदस्यता चली जाए, इससे कोई लाभ होगा क्या? राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालकर क्या लाभ होगा नरेंद्र मोदी को या इस सरकार को? तो मुझे लगता है कि वो लिस्टिंग करेंगे, उस पर डिबेट कराएंगे। वो ये क्या बीजेपी ये चाहती है कि इस मामले को वहां तक ले जाया जाए जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी उस लेवल तक तो जरूर लेकर जाएगी इस पूरे मामले को, जिस तरीके से निशिकांत दुबे लगातार एक से एक मामले लेकर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरी में राहुल गांधी को सदस्यता खत्म करने की स्टेज पर नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि इसे भी राहुल गांधी को, जिसे कहते हैं ना कि डराना धमकाना, वहां तक की प्रोसेस रहेगी। उसको सदस्यता से बर्खास्त या सदस्यता उसकी ले या निलंबन कर ले, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है खास सत्र के लिए बाहर कर दे, एक खास साल के लिए बाहर कर दे, सदस्यता खत्म हो जाए और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे, इसकी संभावना मुझे आपको लगता है सरकार यहां तक जाएगी कि राहुल गांधी की मेंबरशिप फिर ली जाए? देखिए, मुझे राजनीतिक तौर पर मुझे लगता नहीं है कि उनको शहीद करके भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद बनाने की कोशिश एक माहौल बनाया जाएगा कि राहुल गांधी के, उनको जलील जरूर करेगी संसद में। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उनकी सदस्यता तक नहीं जाएगी, लेकिन इस बात का दबाव बनाए रखेगी कि ये किया जाए। और जैसे कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो वहां आ गई बीजेपी, वहां पर बीजेपी।